So I welcome you all to this edition of आपका रेडियो अगेन एंड आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस बार उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ रही है। ये आप उत्तराखंड की प्रवक्ता है एंड इट्स अ न्यू यूनिट दैट इज बीइंग मेड, अ न्यू स्टेट यूनिट दैट्स बीइंग मेड। तो we'll have new challenges coming in there in a brand new state and आज का ये पूरा संवाद इसी के ऊपर निर्धारित होगा। उमा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद प्रशांत जी, धन्यवाद। तो आज हमारे साथ कई रिमोट और एनआरआई वॉलंटियर्स जुड़ेंगे और आपसे सवाल जवाब करेंगे। तो इन सब की शुरुआत से पहले एक बहुत बड़ा अहम सवाल उठता है जो सोशल मीडिया में भी कई जगह उठ रहा है और फिर मतलब द नेशन रियली वांट्स टू नो, क्या आप मनीष सिसोदिया जी के रिश्तेदार हैं? अगर है नहीं, अगर है तो क्या आम आदमी पार्टी में परिवारवाद की राजनीति शुरू हो गई है? नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जो मिडिल नेम है, जो शादी से पहले जो मेरा नाम है, वो उमा गौड़ था। देहरादून में, उत्तराखंड में काफी लोग जानते हैं क्योंकि मेरे फादर जो है यहाँ के जो सबसे बड़ा कॉलेज है डीएवी कॉलेज, उसके लेक्चरर रहे हैं। तो देहरादून में तो एटलीस्ट मुझे सभी लोग जानते हैं कि मैं गौड़ साहब की बेटी हूँ। आफ्टर मैरिज जो मेरा नाम है वो सरनेम मेरा सिसोदिया हुआ क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है उनका सरनेम सिसोदिया है। और मनीष सिसोदिया जी और मेरे ससुराल पक्ष के बीच में कोई अगर रिलेशन है तो पिछले 22 साल में मुझे अभी तक पता नहीं चला। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जवाब का। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप राजनीति में कैसे जुड़े और फिर आम आदमी पार्टी के साथ कैसे मुलाकात हुई आपकी? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग बहुत ही एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली जैसे होती है। मैंने बताया कि मेरे फादर एक कॉलेज में लेक्चरर थे, डीएवी कॉलेज में। तो बहुत सिंपल हमारी अपब्रिंगिंग हुई। हमारे घर में कभी कोई सर्वेंट नहीं रहा, सारे काम हम लोग अपने हाथ से करते थे। और जैसे कि आज से 22-25 साल पहले खास तौर पर गर्ल्स को हमारे यहाँ सिखाया जाता था कि बेटा आपको पढ़ाई खूब अच्छे से करनी है और आपको बहुत अच्छी जो है वो बहू भी बनना है। हमारी ट्रेनिंग उसी हिसाब से मतलब हुई है। मतलब जॉब के लिए कभी हम लोगों को ना वो नहीं किया गया कि हाँ आपको जॉब करना है, नहीं। आपको पढ़ना खूब अच्छे से, लेकिन उसके बाद आपको शादी करनी है। शादी के बाद ससुराल वाले देखेंगे कि आपको जॉब करना है या नहीं करना है। वो उस हिसाब से हमारी मतलब थिंकिंग थी हमारी फैमिली की। तो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है केमिस्ट्री से, एमएससी केमिस्ट्री मैंने किया। और केमिस्ट्री मतलब एमएससी करते करते फिर मेरी जो है वो शादी हो गई। शादी के बाद एक नॉर्मल जैसे होता है घर में एक बहू वाली जो भूमिका होती है वो भी हम लोगों ने निभाया। और मेरे हस्बैंड जो है मर्चेंट नेवी में है। तो उस समय हम लोगों ने काफी जब मैं मतलब हमारी नई शादी थी तो मैंने सेल भी काफी किया अपने हस्बैंड के साथ, पूरा अब्रॉड यहाँ वहाँ पूरे शिप में हम लोग घूमते थे। और दूर दूर तक भी कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी। इनफैक्ट हमारे पूरे खानदान पॉलिटिक्स में नहीं है, ना मेरे फादर की तरफ ना मेरे ससुराल की तरफ। लेकिन जब अन्ना जी का जब मूवमेंट चला, कहीं ना कहीं मन में ये होता था कि भाई अन्ना जी का जब मूवमेंट चला और हमने ये देखा कि भाई पूरे देश से लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो लड़ाई है इसमें निकल के आ रहे हैं। तो अन्ना जी के मूवमेंट से इंस्पायर होके मैंने घर से बाहर कदम रखा और मैंने अन्ना जी के मूवमेंट में सबसे पहले अपने आप को मतलब पाया कि भाई मुझे इस मूवमेंट में शामिल होना चाहिए। तो मैं अन्ना जी के मूवमेंट में जुड़ी और जो भी कुछ भी हम लोग उस समय जो भी कर सकते थे, रैलियां निकालना, प्रोटेस्ट निकालना, उसमें मैं शामिल हुई। 2012 में जब आम आदमी पार्टी जब मतलब फॉर्म हुई, तब मैंने फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की क्योंकि मुझे लगा कि पार्टी वो पार्टी है जो वाकई में देश में बदलाव लाने के लिए कुछ करेगी। तो एज ए वॉलंटियर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी में मेरे को जिम्मेदारियां मिलती गई और धीरे धीरे एक फुल टाइम पॉलिटिशियन में इस समय हो गई। बहुत खूब। तो आई मीन ये तो थोड़ी क्या बोलते हैं, बहुत रेयर चीज है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि मतलब एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से कोई आए और फिर राजनीति में घुसे और उनको किसी स्टेट यूनिट का स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता भी नियुक्त किया जाए।
शायद तो ये सबसे बहुत बड़ी खास। बात मैं कहना हम्म, चाहूंगी कि महिलाओं के लिए खास तौर पर क्या होता है कि या तो उनके फादर पॉलिटिक्स में होते हैं जी या उनके हस्बैंड पॉलिटिक्स में जी होते हैं, मतलब कोई ना कोई परिवार में पॉलिटिक्स में होता है, तब वो अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। और जी हमारे जी जी। यहाँ पूरे खानदान में दूर दूर तक कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। और हाँ। मेरे हस्बैंड आज भी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बिल्कुल, बल्कि हमारे यहाँ, मैं आपको हंसी हम्म। आएगी कि हमारे यहाँ देहरादून में तो उनको ना वो अनिल कपूर की एक मूवी थी ना जिसमें वो गायब रहता है, अनिल कपूर, क्या ना, मिस्टर इंडिया। मिस्टर उनको इंडिया, मिस्टर इंडिया हाँ। कहा जाता है क्योंकि मेरे हस्बैंड किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में मेरे साथ कभी नजर नहीं आते। उनको कोई इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं है। मैं, क्योंकि मैं हूँ, मैं इंटरेस्ट रखती हूँ, तो बैक हम्म सपोर्ट उनका मेरे साथ बहुत जबरदस्त रहता है। हमेशा वो मेरे हम्म साथ बैक हम्म सपोर्ट में रहते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर, हम्म। क्योंकि वो फैमिली, उनको वो बहुत सपोर्ट करते हैं, बच्चों को और पूरे परिवार को, तो इसीलिए मैं, जी मतलब मैं यहाँ पर हूँ। जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से आपके हस्बैंड और आपकी फैमिली को, ताकि आपके पॉलिटिकल करियर पे और सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू, थैंक यू। तो आप ज्वाइन करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने क्या-क्या भूमिकाएं निभाई है अब तक आम आदमी पार्टी में? और इतने साल में, मतलब आप उत्तराखंड यूनिट आज तक इतनी एक्टिव नहीं थी, अभी-अभी बहुत एक्टिविटी चालू हुई है उधर, तो अब तक क्या-क्या भूमिकाएं रही है आपकी पार्टी में, और फिर आगे क्या-क्या होने वाला है? देखिए, 2012 में जब आम आदमी पार्टी में मैं आई, और आम आदमी पार्टी हुँ, उसी समय रिफॉर्म हुई थी नवंबर 2012 में। हुँ, उसके हुँ। बाद हमने 2014 का हमने लोकसभा चुनाव यहाँ पर लड़ा था, और जी। तब हमारे अनूप नोटियाल जी थे, तब वो, उन्होंने हुँ, हुँ। लोकसभा चुनाव लड़ा था, तो उनके चुनाव में भी हम लोगों ने काम किया। मैंने खूब हुँ, उसके हुँ। बाद काम किया। 2017 का हमारा विधानसभा चुनाव था, उसके लिए भी आम आदमी पार्टी ने काफ़ी तैयारियाँ की थी, और जी। 15-15 दिन की 2 यात्राएँ हमने निकाली थी। सबसे पहले हमने कुमाऊँ मंडल में एक यात्रा निकाली, और उसके बाद हमने गढ़वाल मंडल में निकाली। हुँ, यानी हुँ। कि उस हुँ, यात्रा हुँ। में कम से कम लगभग 100 के आसपास गाड़ियाँ होती थी, पूरी रैली निकलती थी, झंडे, और उनके साथ 15-15 दिन की यात्रा, वो उन दोनों यात्राओं में भी मैं जो है वो मैं साथ में गई। लेकिन या अनफॉर्चुनेटली 2017 का चुनाव आम आदमी पार्टी ने नहीं लड़ा है, व्हाटएवर क्या रीज़न रहा, ये तो मतलब हुँ, जो हुँ। लीडरशिप है वो जानते हैं। हुँ, लेकिन आम हुँ। आदमी पार्टी ने उस समय भी काफ़ी तैयारियाँ की। हुँ, उसके हुँ। बाद हुँ, हुँ। हमने, मेरे को जो पद जो मेरे को मिलना शुरू हुआ, जो एक अथॉरिटी जिसको बोलते हैं कि अब आपने क्या ज़िम्मेदारियाँ सँभाली, तो मैंने जो अपनी स्टार्ट की, मैंने वो एक वार्ड अध्यक्ष से अपनी स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरी विधानसभा में मुझे महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया। मैं देहरादून की जिला अध्यक्ष थी, पूरे 10 विधानसभाएँ मैं सँभालती थी। उसके बाद पार्टी ने मुझे प्रदेश संगठन मंत्री की भी ज़िम्मेदारी दी। मैं पूरे प्रदेश में इधर-उधर दौड़ कर मैंने पूरा संगठन में जो भी मैं अपनी योगदान दे सकती थी, मैंने वो दिया। और वर्तमान में मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ आम आदमी पार्टी की। तो मैं अपनी इस पूरी जर्नी से मैं अपने आप को बहुत सैटिस्फाई फील करती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, और मुझे आज भी पार्टी का एक पुराना चेहरा होने के नाते जितने भी नए लोग जो पार्टी में इस समय जॉइन कर रहे हैं, मुझे बहुत सम्मान देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी उस समय महसूस होती है कि लोग मेरे को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि उमा जो है वो आम आदमी पार्टी का पुराना चेहरा है। तो नए आने वाले लोग मुझे बहुत सम्मान देते हैं, तो इसकी मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। बहुत अच्छा लगा सुन के। तो हमारे वॉलंटियर और सपोर्टर से सवाल जवाब शुरू करने से पहले, आप अगर थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देंगे उत्तराखंड के पॉलिटिकल लैंडस्केप का, मतलब भाजपा और कांग्रेस को तो है ही, उनके साथ-साथ और कौन-कौन से दल है जो मुख्य भूमिका निभाती है उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में, और देखिए, इनकी सपोर्ट यहाँ बेस पर, कैसी है? हुँ, जी, यहाँ पर जो 2 प्रमुख दल हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस ही हैं। पिछले 20 साल से 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी के बीच में ही उत्तराखंड की राजनीति जो है वो घूमती रही। तीसरा दल यहाँ पर एक है यूकेडी, जिसको हम उत्तराखंड क्रांति दल बोलते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड को यूपी से अलग कराने में, नया राज्य बनाने में बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका उन्होंने निभाई थी। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके कुछ विधायक भी यहाँ पर जीते, पर अनफॉर्चुनेटली उत्तराखंड क्रांति दल वो जगह नहीं बना पाया लोगों के दिलों में कि उनको पूरी सरकार दी जा सके। पूर्ण सरकार यहाँ पर हमेशा कांग्रेस और बीजेपी की रही, और आज की तारीख में उत्तराखंड क्रांति दल अपनी जो विश्वसनीयता है लोगों के बीच में बिल्कुल खो चुका है। उनके विधायकों को 400-500 से भी, जो विधायक कैंडिडेट होते हैं 400-500 से ऊपर उनको वोट नहीं मिलता। तो आप ये समझिए कि उत्तराखंड क्रांति दल जो है वो सिर्फ एक सिंबॉलिक ही, या लोगों के बीच में एक इमोशनल जरूर रह गया है, लेकिन लोग उस पर भरोसा नहीं कर
करते। तो बहुत बड़ा वैक्यूम है इस समय उत्तराखंड की राजनीति में, जिसको कि आम आदमी पार्टी जो है उस वैक्यूम को भरने की पूरी कोशिश कर रही है। और कांग्रेस, बीजेपी और तीसरा हम आम आदमी पार्टी, मतलब ये जो 2022 का जो हमारा चुनाव है वो ट्रायंगुलर होने वाला है। इस बात को आप देखिएगा कि उत्तराखंड क्रांति दल को हम लोग बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, संगठन में भी और अपने जो हमारे डेली जो हमारे काम होते हैं उसमें भी। तो मुकाबला जो है कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, हम ही 3 लोगों में है। ये बहुत मतलब चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जैसे तेलंगाना में, जिसकी कहानी भी कुछ कुछ उत्तराखंड यूपी जैसी है, तेलंगाना और आंध्रा की, वहां पे जो टीआरएस है, जिसने तेलंगाना की ऑटोनोमस स्टेट बनाने की मूवमेंट पे बहुत जोर दिया था, वो एक क्या बोलते हैं, मुख्य रूलिंग पार्टी बन चुकी है वहां की। पर उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत नहीं, उत्तराखंड में अनफॉर्चुनेटली उत्तराखंड में ऐसा नहीं हो पाया। और यूके एक्चुअली प्रॉब्लम क्या रहेगी, यूकेडी की जो लीडरशिप थी उन लोगों में कभी एकता नहीं रही। यूकेडी कई टुकड़ों में बार बार टूटती रही। तो वो एक प्रॉब्लम रही कि लोग भरोसा नहीं कर पाए यूकेडी में। वहां पर जो सपोज कीजिए कि अगर 4 नेता हैं तो 4 नेताओं ने ABCD करके यूकेडी बना ली, और उसके बाद उन्होंने बाद में इकट्ठा होने की भी कोशिश की। तो इन सारी कवायद के बीच में जनता का उन्होंने विश्वास खो दिया। अब जनता उन पर भरोसा नहीं करती यूकेडी पे। उनको लगता है कि ये भरोसा नहीं कि आज ये लोग एक साथ बैठे हैं, कल को ये लोग टूट के अलग अलग दलों में हो जाएंगे, यूकेडी ए बनाएगा, कोई यूकेडी पी बनाएगा, कोई यूकेडी एस बनाएगा। तो ये जो इस तरह से जो बिखराव जो उत्तराखंड क्रांति दल का हुआ, उसका बहुत बड़ा खामियाजा उत्तराखंड क्रांति दल ने भुगता है। तो उत्तराखंड क्रांति दल अब ठीक है, इमोशनल है, हम लोगों को भी लगता है उत्तराखंड क्रांति दल ने बहुत मेहनत की थी राज्य को बनाने में। लेकिन जब आपकी लीडरशिप उस पूरे जो आपने जो मेहनत की थी उसको संभाल नहीं पाई, और अपनी जो आपस की जो प्रतिद्वंदिता जो उनकी रही उसमें वो अलग अलग खेमों में बट गए, तो ऑब्वियसली इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ वो उत्तराखंड को हुआ और उत्तराखंड क्रांति दल को हुआ। उमा जी, मेरा नाम आदित्य है। जी आदित्य जी, प्लीज। तो अभी आपने जो जो उत्तराखंड का गठन हुआ था उस टाइम पे, तो यूजुअली जब कोई नया स्टेट फॉर्म होता है तो बहुत सारी आशाएं होती हैं डेवलपमेंट होने की, और होना भी चाहिए क्योंकि पर्पज ही वही होता है। तो उत्तराखंड का कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ है? 10 साल से ज्यादा हो गए इसको फॉर्मेशन के। आदित्य जी 10 साल नहीं 20 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को। उत्तराखंड 2000 के आसपास जो उत्तराखंड बना था, 21वां साल उत्तराखंड को चल रहा है। उत्तराखंड जवान हो चुका है, वोट देने लायक जो समय जो बच्चे पैदा हुए तो वो इस समय वोट देते हुए मतलब देने लायक स्थिति में है। उत्तराखंड 21 साल का हो चुका है। और रही बात, देखिए उत्तराखंड के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि उत्तराखंड हमें क्यों बनाना पड़ा। आप समझ रहे हैं उत्तराखंड की फॉर्मेशन ही क्यों हुई, उत्तराखंड हम लोगों ने क्यों मांगा। उत्तराखंड इसलिए मांगा कि पिथौरागढ़ में रहने वाला व्यक्ति, चमोली में रहने वाले व्यक्ति के लिए लखनऊ जो था वो बहुत दूर था। उनको लगता था कि यहाँ से लखनऊ जाना और लखनऊ जाके अपनी बातों को कहना, अपने क्षेत्र के बारे में कहना, अपने लिए कोई चीज मांगना बहुत मुश्किल था। और उत्तराखंड वासियों को ये लगता था कि क्योंकि लखनऊ इतना दूर है और पूरी राजनीति में जो है वो यूपी के लोगों का अधिकार है, तो हमें वो सम्मान और हमारे क्षेत्र को वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं जो उनको मिलना चाहिए। और उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या थी पलायन, यहाँ की महिलाओं को खासतौर पर ये बात समझ में आई कि अगर हम लोग उत्तराखंड राज्य की अलग से डिमांड करते हैं तो हमारे प्रदेश में पलायन रुकेगा, क्योंकि उत्तराखंड में पलायन वाकई में आज भी बहुत बड़ी समस्या है। तो उन सब चीजों को देखते हुए हमारे उत्तराखंड वासियों के दिमाग में ये आया कि अगर हम लोग यूपी से अलग हो जाएंगे, एक अलग स्टेट हमारा बनेगा, तो हमारा विकास ज्यादा होगा, हमारी बात ज्यादा सुनी जाएगी, और हम लोग जो अपने क्षेत्र के लोग हैं वो अपने क्षेत्र का विकास ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। इस सारी चीजों को लेते हुए उत्तराखंड क्रांति दल ने नए राज्य की डिमांड रखी, और उसमें खास तौर पर महिलाएं बहुत ज्यादा मतलब शक्ति के साथ उसमें जुड़ी। महिलाओं ने खास तौर पर उत्तराखंड को बनाने में जो योगदान दिया वो पूरे देश में अभूतपूर्व है। पूरे देश में किसी भी राज्य में महिलाओं का इतना बड़ा आंदोलन नहीं चला जितना कि उत्तराखंड में हुआ। उसके बाद सन 2000 में हमारा उत्तराखंड का निर्माण होता है, और उसके बाद अगर आज आप देखें लगभग 20-21 साल के बाद भी आज भी हमारी समस्याएं वही हैं। आज भी हमारे पास स्वास्थ्य नहीं, आज भी हमारे पास शिक्षा की स्थिति आप देख लीजिए बदहाल स्थिति है। और आज सबसे बड़ी समस्या जो उस समय थी पलायन, वही समस्या आज भी सबसे बड़ी है। आज भी हम लोगों के लिए मतलब जो पलायन और जो गांव के गांव खाली हो रहे हैं वो हमारे आज भी सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा चाइना से जो हमारा बॉर्डर मिलता है, वहां
के जो गांव है वो लगभग खाली हो चुके हैं। मतलब जो चाइना के साथ अटैक की स्थिति में जो हमारा सबसे पहला जो आप ये समझ लीजिए फोर्स से भी पहले जो हमारे गांव वाले वहां पर होते थे वो खाली हो चुके हैं। तो किस स्थिति में इस समय उत्तराखंड है? तो मतलब ये हमारे पूरे देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है कि हमारे जो चाइना से लगे हुए गांव जो है, जो बॉर्डर के गांव है, वो खाली हो चुके हैं। तो आप ये समझिए कि उत्तराखंड की स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया, बहुत ज्यादा बेटर कुछ ऐसा नहीं हुआ। और अगर मैं बात करूं रोजगार की, वही पलायन वाली बात, अगर मैं बात करूं रोजगार की, तो पूरे प्रदेश में उत्तराखंड 23% बेरोजगारी के साथ नंबर 1 है। मतलब नंबर 1 बेरोजगारी की स्थिति इस समय उत्तराखंड में है। और ये मैं आंकड़ों को लेकर बात कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो उसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ये स्थिति इस समय उत्तराखंड की है। यहाँ के सरकारी स्कूल लगभग पिछले 3 सालों में 1200 से ज्यादा स्कूल यहाँ बंद हो चुके हैं। वहां पर बच्चे नहीं है भेजने के लिए, लोग अपने बच्चों को भेज नहीं रहे हैं स्कूलों में। ये स्थिति यहाँ के सरकारी स्कूलों की है। और सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है उसमें तो मैं क्या बोलूं। कोविड कोरोना काल इस समय चल रहा है और सरकारी अस्पतालों में जो हाहाकार मचा हुआ है वो आप सबको दिखाई देता है। आज भी यहाँ पर प्रसूताएं, आज भी यहाँ पर माताएं सड़कों पर दम तोड़ती हैं। आज भी हमारे यहाँ बच्चे पुलों पर पैदा होते हैं, झाड़ियों में पैदा होते हैं। ये स्थिति है क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं है। अगर हॉस्पिटल्स हैं तो उनमें बेड नहीं है, अगर बेड है तो उनमें मशीनें नहीं है, मशीनें अगर हैं तो वहां डॉक्टर्स नहीं है। ये स्थिति उत्तराखंड की है। तो कमोबेश वही स्थिति है जो लगभग 20 साल पहले थी। और उत्तराखंड को नया राज्य होके, अलग राज्य होने के बावजूद भी वो चीजें नहीं मिल पाई जो उनको मिलना चाहिए था। और जो देखिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड ये दोनों राज्य भी बने थे। अगर हम इन तीनों राज्यों को एक साथ खड़ा करके कंपेयर करें तो आज उत्तराखंड सबसे लास्ट स्थिति में है। और ये तो मतलब बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्राइबल इलाका है और फिर मतलब लोग भी ज्यादा है, अगर वो उत्तराखंड से ज्यादा आगे निकल गए तो मतलब ठीक है, ये तो वेकअप कॉल है हमारे लिए। जी, आप रोजगार की स्थिति देखिए, पूरे देश में हम लोग 23% बेरोजगारी के साथ नंबर 1 है। यानी कि इतनी बेरोजगारी तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी नहीं है जितनी बुरी स्थिति हमारे यहाँ है। तो हम कहाँ कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को उन राज्यों से? तो ये सारी चीजें हैं कि लोग मतलब ठगा हुआ महसूस करते हैं लोग इस समय कि भी हमने उत्तराखंड राज्य बनाया, हमने सोचा था कि कुछ बेटर होगा, लेकिन कुछ भी बेटर नहीं है। पूरा पूरा राज्य जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। 5 साल कांग्रेस आती है, 5 साल बीजेपी आती है। जब चुनाव होता है ना, जब चुनाव के टाइम तो बहुत बातें कही जाती है कि हम ये घोटाला खोलेंगे, हम वो घोटाला खोलेंगे, दोनों एक दूसरे के घोटालों की बात करते हैं। चुनाव जीतने के बाद सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। आप मुझे बताइए, क्या आज तक किसी भी राजनेता को उत्तराखंड में आप मतलब जेल हुई है या उसको कोई सजा मिली है? उसके खिलाफ कार्यवाही मतलब कमेटियां बैठती हैं और वो कमेटियां सालों साल कार्यवाही करती रहती है, सालों साल जांच चलती रहती है और कभी उन जांचों का नया रिजल्ट नहीं आता। ले देकर किसी तहसीलदार को या किसी पीसीएस ऑफिसर्स को टांग दिया जाता है किसी घोटाले में, और जो बड़े जो मंत्री हैं या जो बड़े आईएएस ऑफिसर हैं वो सारे बच जाते हैं। ये स्थिति उत्तराखंड के भ्रष्टाचार की इस समय है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के पास सोर्सेज नहीं है, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के पास मतलब अपना रेवेन्यू बढ़ाने की चीजें नहीं है, या अगर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, भ्रष्टाचार इतनी बुरी तरह से जड़ों में फैल चुका है कि वो सारी चीजों को हमारा लील जाता है। और उत्तराखंड जैसा 20 साल पहले था लगभग वैसी स्थिति में आज भी है। बहुत दुख हुआ सुन के। कोई और सवाल हमारे Arun, I had questions. Yes, Arun, please. हाँ, मुझे ये पूछना है, आज के तारीख में उत्तराखंड के लोगों में आपकी दिल्ली के काम और आपके बारे में लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? बहुत बहुत ही मतलब अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। और मैं अगर इसका बहुत ईमानदारी के साथ जवाब दूं तो मैं समझती हूँ कि आज उत्तराखंड का कोई गांव, कोई शहर, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल कौन है और आम आदमी पार्टी क्या है। इसका सबसे बड़ा रीजन है, लगभग 30 लाख उत्तराखंडी जो है हमारे, वो दिल्ली में काम करते हैं। और पिछले लॉकडाउन में वो सारे उत्तराखंडी वापस, मतलब उनमें से काफी उत्तराखंडी जो हैं वो पिछले लॉकडाउन के दौरान वो दिल्ली से उत्तराखंड लौट कर आए हैं। और आजकल सोशल मीडिया एक इतना बड़ा साधन है कि लोगों को अखबार या मैगजीन पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं होती जितना कि वो सोशल मीडिया से इन सारी चीजों को जानते हैं। और दिल्ली में पिछले बार केजरीवाल जी ने जिस तरीके से वहां पर मतलब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संभाला और जिस तरह से बिजली, पानी, सरकारी स्कूलों की उन्होंने व्यवस्था सही की, उत्तराखंड
का एक एक व्यक्ति जानता है कि दिल्ली में क्या क्या काम हुआ है। तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जनता के बीच बताने के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग जैसे कैंपेन के लिए निकलते हैं, डेली डोर टू डोर के लिए निकलते हैं, तो हमारा पहला प्रश्न होता है, अरविंद केजरीवाल जी का नाम सुना है? बस इतना कहते ही अगला व्यक्ति अपने आप अपनी बातें किसको मतलब बताना शुरू कर देता है। अरे कौन नहीं जानता केजरीवाल जी को, अरे बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने तो दिल्ली में, सब स्कूल कितने अच्छे किए हैं, वहां पे मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोले हैं, सबको मालूम है, सबको मालूम है। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता। आम आदमी पार्टी को लोग यहाँ पर बहुत पसंद कर रहे हैं, और मैं कहती हूँ ये कमी हमारी तरफ से है कि हम उनको समेट नहीं पा रहे। अभी हमारा मतलब आप समझ रहे हैं कि लोग इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि जो हम लोग हैं हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये हमारी कमी है, और मैं आज बिल्कुल आपके सामने बैठ के इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ कि हमारी कमी है कि हम लोगों तक उतनी तेजी से नहीं पहुंच पा रहे हैं जितनी तेजी से लोग हमें अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर मैसेज आते हैं, हमें पार्टी ज्वाइन करनी है मैम, तो मैं सबको अपना नंबर दे देती हूँ, और इस तरह के खाली मेरे पास नहीं सब लोगों के पास आते हैं। तो बहुत मतलब बेहतरीन स्थिति में है, और मैं तो कहूंगी उत्तराखंड की आम आदमी पार्टी की यूनिट को कि और ज्यादा अगर हम लोग मेहनत करें तो उत्तराखंड में 2022 में बड़ा बदलाव आम आदमी पार्टी ला सकती है। अच्छा, हमने करीब 1 महीने पहले फेसबुक में देखा था कि उत्तराखंड में कोई एक सेलिब्रिटी या बड़े आदमी आम आदमी पार्टी से जुड़ने वाला है। ये कौन था, हुआ क्या? जी जी जी, देखिए आम आदमी पार्टी के बारे में बहुत सारी मतलब अफवाहें मैं कहूंगी ये होती रहती हैं कि फलाने मंत्री ज्वाइन कर रहे हैं, फलाने ये ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की खूबसूरती आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी में उस व्यक्ति ने ज्वाइन किया जो आज तक किसी पार्टी में नहीं रहा, कर्नल अजय कोठियाल। कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड का एक ऐसा नाम है जिन्होंने यूथ फाउंडेशन चलाया। यूथ फाउंडेशन नाम का उनका एक अपना संगठन है। 2013 में जब केदारनाथ की जो आपदा आई थी उसमें केदारनाथ को रिफॉर्म करने में, दोबारा बनाने में यूथ फाउंडेशन ने बहुत मतलब योगदान दिया। और कर्नल कोठियाल गांव-गांव जाकर लोगों को, खासतौर पर लड़कियों को, अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो कर्नल कोठियाल का जो यूथ फाउंडेशन है वो गांव-गांव जाकर लड़कियों को आर्मी में आने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, फ्री कैंप लगाते हैं, और वो गर्ल्स को, बॉयज को आर्मी में किस तरह से आपको भर्ती होना है, क्या आपको भागदौड़ करनी है, क्या आपकी हेल्थ होनी चाहिए, और किस तरह से आपने आर्मी का जो एग्जाम्स हैं, जो उनकी जो मेडिकल और फिटनेस जो टेस्ट होते हैं उनको आपको कैसे कवर करना है, वो सब चीजें वो सिखाते हैं। और लगभग 12,000 बच्चों को कर्नल कोठियाल आर्मी में अब तक जॉब दिलवा चुके हैं अपने इन कैंप से। तो उस व्यक्ति का आम आदमी पार्टी में जुड़ना मुझे लगता है बहुत बड़ा, बहुत ही मतलब बेहतरीन हुआ। देखिए नेता तो सभी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आते हैं, अवसरवादी नेता भी होते हैं कि ठीक है भाई आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, चलो अब कांग्रेस छोड़ो और आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो, हो सकता है इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए तो हम लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। इस तरह के नेतागण तो बहुत हैं, लेकिन कर्नल कोठियाल जैसे व्यक्ति का आना, जो आज तक जिसने किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं किया और कांग्रेस और बीजेपी उनके पीछे पड़े रहे हमेशा कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन कीजिए, उस व्यक्ति का आम आदमी पार्टी में आना हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और आम आदमी पार्टी आप देखिएगा कि 2022 में कर्नल कोठियाल जी के जो उन्होंने आज तक जो काम किए हैं उनसे हमें बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ही सरल, बहुत ही सज्जन व्यक्ति जो किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर नहीं थे तब उन्होंने इतना काम जनता के लिए किया, आज उनके पास एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है तो आज वो कितना कर सकते हैं जनता के लिए, ये तो मतलब जनता को बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि 2022 में वो कर्नल कोठियाल के साथ अगर आम आदमी पार्टी चुनाव में आती है और सत्ता में आती है तो कितना काम हम लोग कर लेंगे। अच्छा, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप मैनिफेस्टो तैयार करने में शुरू हुए या? देखिए मैनिफेस्टो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लगातार सुझाव मांगे जाते हैं, और हम लोग 2 तरह से मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। जैसे हमसे भी पूछा जाता है कि भाई आपकी कोई पर्टिकुलर विधानसभा है, आपकी इस विधानसभा में क्या क्या प्रॉब्लम है और आप उसको कैसे मतलब क्या सोचते हैं कि इसका मतलब सोल्यूशन क्या होगा। तो हम लोग विधानसभा वाइज एक मैनिफेस्टो हमारा आम आदमी पार्टी का तैयार हो रहा है, और एक जो हमारा स्टेट वाइज जो मैनिफेस्टो है वो हमारा तैयार हो रहा है।
वो सुझाव मिलने शुरू हो चुके हैं, हम लोगों ने भी अपने सुझाव दिए, बाकी जो दूसरे जो पहाड़ के लोग हैं वो अपने सुझाव दे रहे हैं। देखिए मैदानी क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं हैं, पहाड़ की अपनी समस्याएं हैं, जो सुदूर प्रांत हैं, जो बिल्कुल लास्ट जो गांव है हमारे चाइना की बॉर्डर के साथ जुड़े हुए, उनकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। तो आम आदमी पार्टी एक बड़ा मैनिफेस्टो तैयार कर रही है जिसमें कि सारी प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किया जाएगा, और उसको हम लोग कैसे मतलब सत्ता में आने के बाद हम उसको कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे, उसका सोल्यूशन उसमें बताया जाएगा कि हम आएंगे तो ये करेंगे। तो मैनिफेस्टो बनाने की जो तैयारी है वो बाकायदा मतलब स्टार्ट हो चुकी है और लगातार उस पर काम हो रहा है। जितना जल्दी आप वो रिलीज करेंगे उतना हमको फायदा होगा। जी जी बिल्कुल, मैं इस बात को मानती हूँ, बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ कि जितना जल्दी आम आदमी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जनता के सामने लेके आ पाएगी उतना ही हम लोगों को फायदा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम लोगों का जो डोर टू डोर कैंपेन हमारा लगातार चलता है, तो एक तरीके से हम अपने मैनिफेस्टो को ही बता रहे होते हैं लोगों के सामने। लोग हमसे पूछते हैं स्कूल के लिए क्या कीजिएगा, तो हम बताते हैं कि हम ये करेंगे, हमने दिल्ली में इस तरह से किया, हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे। तो एक तरह से हम अब हमारा जो मैनिफेस्टो है हम उसी को जनता के सामने दोहरा रहे होते हैं। मैनिफेस्टो का लिखित रूप में आना बस यही अभी बाकी रह गया है। वो मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव पास आएगा अगले 1-2 महीने के अंदर मैनिफेस्टो भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। जी। हमने दिल्ली में देखा जब 2013 में पहला चुनाव भी लड़ा जा रहा था, तब भी एक दिल्ली डायलॉग कमीशन आम आदमी पार्टी दिल्ली यूनिट ने बना दिया था, जहाँ पे मोहल्ला मोहल्ला जाके हर वार्ड में जाके एक डिसेंट्रलाइज तरीके से मैनिफेस्टो बना था। वैसे ही कोई उत्तराखंड डायलॉग कमीशन कोई कुछ बन रहा है पार्टी की तरफ से? इस तरह का अभी जैसे आपने बोला उत्तराखंड डायलॉग कमीशन इस तरह का नहीं बन रहा है, लेकिन हर विधानसभा में वॉलंटियर्स जो हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं। अभी हमारा 2 फरवरी से मनीष जी यहाँ आए थे, मनीष सिसोदिया जी वो यहाँ आए थे, और उन्होंने हर विधानसभा में एक प्रचार वाहन निकाला था जिसके ऊपर एक LED स्क्रीन लगा हुआ था। उसमें हमने दिल्ली में क्या किया वो सब उसमें बताया गया था। दिल्ली में हम लोगों ने किस किस तरह से काम किया और उत्तराखंड में हम लोग क्या क्या करेंगे, वो पूरा एक हमें मतलब वो सारी चीजें दी गई थी, वो पैम्पलेट्स हमें दिए गए थे। और हमने 1.5 महीने तक उस गाड़ी को एक एक मतलब विधानसभा के एक एक कोने में हम लोग लेके जाते थे। सुबह 11 बजे के आसपास 8:30 10:30 11 बजे वॉलंटियर्स निकल जाते थे और रात को 9:30 10 बजे तक हम लोग आते थे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 10-11 घंटे वॉलंटियर्स की अलग अलग ड्यूटी लगती थी। कोई 3 घंटे के लिए आता था, कोई 4 घंटे के लिए आता था, और गाड़ी को इस तरह से मतलब हम जगह जगह लेके जाते थे। तो एक तरह से वो ही हमारा उसमें हम लोगों की समस्याएं नोट करते थे। हमें एक नोट पैड भी मिला था कि आप जाइए, लोग क्या बोलते हैं पार्टी के लिए, लोग क्या चाहते हैं आपकी पर्टिकुलर विधानसभा में, वो सब आपको नोट करना है। तो वो सब हम और डाटा हम लोगों ने इकट्ठा किया, लोगों का काफी डाटा हम लोगों ने इकट्ठा किया। उसमें हमें वॉलंटियर्स भी मिले जो आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते थे। तो इस तरह का एक बड़ा कैंपेन 1.5 महीने का हम लोगों ने चलाया, और वो जो पूरा डाटा हमारे पास इकट्ठा हुआ उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली कोरोना इतना ज्यादा बढ़ गया है उत्तराखंड में कि अभी थोड़ा सा वो हमारी जो उस तरह का जो काम था हल्का सा हॉल्ट हो गया, और हम सभी इस समय कोरोना के साथ मतलब फाइट में इस समय हम लोग जूझ रहे हैं। Umar ji, thank you so much for joining us and talking to us. Really appreciate it. My question is about Uttarakhand politics. It's like you said, 20 years it's been a state, but I've seen that I think except one chief minister who's finished one full term, no chief minister has finished one full term. You've had so many chief ministers, although in the result of the election is usually one for one party. One party gets a big majority. But yet they have many chief ministers in one term. Why is that? Why do we have so many chief ministers coming from Uttarakhand? देखिए उत्तराखंड हमारे जो उम्र मैंने बताई 20-21 साल हमारा उत्तराखंड हुआ है, और तीरथ सिंह रावत जी हमारे 11वें चीफ मिनिस्टर है, 11th चीफ मिनिस्टर हमारे 20-21 साल में। सिर्फ जो एक चीफ मिनिस्टर थे हमारे तिवारी जी वो अपना पूरा टेन्योर पूरा कर पाए, उसके अलावा कोई भी चीफ मिनिस्टर पूरा टेन्योर नहीं कर पाए। आपका प्रश्न जो है वो बिल्कुल जायज है, और इसके पीछे का जो आंसर है वो आप सुनिएगा। उत्तराखंड इस समय भ्रष्टाचार में मैं समझती हूँ पूरे देश में नंबर 1 स्थिति पे है। भ्रष्टाचार यहाँ पर इस स्थिति में है कि जैसे निशंक जी थे, इतने घोटाले उनके सामने आए थे कि सरकार को मतलब उनको चेंज करना पड़ा और भुवन चंद्र खंडूरी जी को लेकर आना पड़ा।
बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि जबकि वो बात अलग है कि आज जो निशंक जी हैं उनके जो पाप हैं वो सारे धुल चुके हैं और वो केंद्र में इस समय मंत्री हैं और केंद्र में वो एक बहुत बड़ा मंत्रालय संभालते हैं, मानव संसाधन मंत्रालय। इतने भ्रष्टाचारी व्यक्ति को इतना बड़ा मंत्रालय दे दिया गया केंद्र में, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के ऊपर बहुत उस समय भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उनको चेंज करना पड़ा। सेम इसी तरह से जैसे पहले जो एक मुख्यमंत्री थे आपदा के टाइम, मेरे को उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, विजय बहुगुणा जी के ऊपर भी लगातार भ्रष्टाचार के मुकदमे, भ्रष्टाचार के जो है वो आरोप लगते रहे। केदारनाथ आपदा में उन्होंने बहुत पैसा खाया, इस चीज के आरोप लगते रहे, उनको चेंज किया गया। और अभी तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो अभी आप देखते हैं, 4 साल में त्रिवेंद्र रावत जी ने इस तरह के मतलब कुछ भी काम नहीं किया, इसे कहते हैं ना बिल्कुल अकर्मण्यता का भ्रष्टाचार। अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें, आप काम ही नहीं करना चाहते, आप कुछ भी नहीं करेंगे और आप इस तरह के उल्टे सीधे फैसले आप करेंगे कि जिससे कि खुद आपने अपनी पार्टी को मतलब प्रॉब्लम में ला दिया। तो बीजेपी के पास कोई रीजन नहीं था उनको हटाने, मतलब उनको ना हटाने का, बीजेपी को मजबूरी में उनको हटाना पड़ा। आपने गैरसैंण आपने कमिश्नरी बना दिया। अरे भाई, इतने और दूसरे मुद्दे हैं उत्तराखंड के, कोरोना सिर पर बैठा हुआ है, बेरोजगारी की दर 23% है और त्रिवेंद्र रावत जी बोलते हैं कि हमारे -1 बेरोजगारी है। इस तरह की बातें और इस तरह जीरो टॉलरेंस वो लगातार करते रहे और उनके ओएसडी फंसते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। ये हालत है उत्तराखंड के भ्रष्टाचार की है। तो जब चुनाव पास आता है तो मजबूरी में जो भी है, कांग्रेस या बीजेपी जो भी है, उनको अपने मुख्यमंत्रियों को चेंज करना पड़ता है जनता के सामने ये दिखाने के लिए कि देखो हम ईमानदार हैं और हम इनको आप इनके भ्रष्टाचार से परेशान थे, हमने इनको हटा दिया, अब हम एक नए मुख्यमंत्री को लेकर आए हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है और मुख्यमंत्रियों के ऊपर खासतौर पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगते हैं कि उनकी आला कमान को मजबूरीवश उनको हटाना ही पड़ता है। ये उत्तराखंड की प्रॉब्लम है, इसको हम मतलब सॉर्ट आउट हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। हरीश रावत जी को आप ही देखिए, हरीश रावत जी को हमने देखा कि किस तरह से उनका स्टिंग पकड़ा गया। तो प्रॉब्लम तो है ही है, भ्रष्टाचार इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हटाना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो 11 मुख्यमंत्री हमें 20 साल के अंदर मिले हैं, ये ऐसे ही चलता रहेगा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ नहीं आई तो। दत्ता हियर। तो नमस्ते उमा जी, आपके लिए सवाल ये कि उत्तराखंड में पावर इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसके अलावा दूसरा जॉब सोर्सेस क्या है? देखिए, उत्तराखंड में अगर हम जॉब्स की बात करें तो उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ आर्मी एक बहुत बड़ा जॉब है। उत्तराखंड में हर तीसरा व्यक्ति आर्मी में है। हर गांव में हर युवक का जो एक सपना होता है वो आर्मी में जाना होता है। और यहाँ की जो अब मैं मतलब मुझे कहते हुए बड़ा दुख इस बात का है कि जब भी सीमा पर कोई भी जवान शहीद होता है तो उनमें से एक उत्तराखंड का जरूर होता है। अगर कहीं 2 लोग भी एक्सपायर हुए ना, 2 लोग भी अगर शहीद होते हैं तो हम उनका अगर नाम पढ़ते हैं उसमें से एक उत्तराखंडी होता है। ये उत्तराखंड की स्थिति है। उत्तराखंड में जॉब के लिए सिर्फ आर्मी है या फिर उसके बाद उत्तराखंड के जो लड़के हैं वो उत्तराखंड से पलायन करके वो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर या इंडिया से बाहर वो लोग काम की तलाश में जाते हैं और वो लोग वहां पर काम करते हैं। उत्तराखंड के गांव खाली हो चुके हैं। अगर हम आज उत्तराखंड के गांव में रोजगार की स्थिति की बात करें तो उत्तराखंड के गांव में कोई रोजगार नहीं है। जो हमारी जो 4 धाम यात्रा जो हमारी निकलती है, जो हमारे ये जो सारे जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, वहां पर छोटी मोटी दुकानें वो लोग करते हैं। रास्ते में वो लोग कोई चाय का ढाबा खोल लेता है, कोई खाने का ढाबा खोल लेता है, उसमें वो लोग मतलब थोड़ा बहुत जो खाना बना के उसमें वो कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत उनके पास रोजगार है। बचे सिर्फ हमारे मसूरी और नैनीताल के होटल्स, यहाँ पर लोगों को थोड़ा रोजगार मिलता है। तो मतलब सिर्फ इतना ही रोजगार उत्तराखंड में है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? मसूरी और नैनीताल, इन 2 के अलावा हम लोग कोई बड़ा तीसरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप नहीं कर पाए कि जिसमें कि हम लोग ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाए। ऋषिकेश तो मेरा में सवाल नेक्स्ट यही था कि आम आदमी पार्टी इसमें क्या सोच रही है कि कितने लोकेशन जनरेट करेगी, उसके लिए ब्लूप्रिंट क्या है या प्लान क्या है? देखिए, उत्तराखंड जब बना था तो उत्तराखंड के
जो हमारा उत्तराखंड जब बना तो उत्तराखंड में एक मतलब ये चीज कही गई कि, और ये हमारे उत्तराखंड में लिखा भी है, मतलब उसमें भी है कि उत्तराखंड में जो भी इंडस्ट्रीज आएंगी, मतलब कोई भी इंडस्ट्री आएगी उनको एक MOU जब साइन करना पड़ता है, उसमें ये चीज लिखी जाती है कि उत्तराखंड में जो भी इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, जो हमारा जो प्लेन का एरिया है, चाहे वो हमारा ये जो रुद्रपुर वाला एरिया है, या देहरादून में जो सिलक कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, हरिद्वार में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सिलक मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें जब कोई नई कंपनी आती है, कोई अपनी फैक्ट्री वहां पर लगाता है, तो उसमें ये बात वो अपनी उसमें लिखता है कि मैं 70% रोजगार जो है मैं उत्तराखंड के लोगों को दूंगा। ये बात लिखी गई है कि मैं 70% रोजगार उत्तराखंड के लोगों को दूंगा। लेकिन अगर आप वहां जाकर चेक करें तो 70% छोड़िए, 10% रोजगार भी उत्तराखंड के लोगों को नहीं दिया जाता, और कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय उत्तराखंड की है। आप यकीन माने कि देहरादून में गांधी पार्क एक जगह है, वहां की पार्किंग का ठेका भी मुजफ्फरनगर के लोगों को दिया गया है, ना कि उत्तराखंड के लोगों को। यानी कि सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्तराखंड के लड़कों को नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, या वो नौकरी के लिए बिजनौर से, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, यहाँ से लड़के, वहां से लोग आते हैं, वहां से कंपनीज आती हैं, वहां से उन लड़कों को यहाँ पे लेकर आया जाता है, वो लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड का जो लोकल पहाड़ी लड़का है उसको यहाँ नौकरी नहीं मिलती, और वो यहाँ से दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई जाने के लिए वो मतलब अभिशप्त है। जब यहाँ नौकरी मिलेंगी ही नहीं, यहाँ पे जब आप दूसरे प्रदेशों से लाके लड़कों को नौकरी देते हैं और हमारे लड़कों को जॉब नहीं देते, तो वो कहाँ जाएगा? वो तो ऑब्वियसली वो उत्तराखंड छोड़कर बाहर जाएगा। ये इस समय स्थिति यहाँ पर है, और लिखा जाता है कि 70% नौकरी जो है उत्तराखंड के लोकल लोगों को देनी पड़ेगी, लेकिन कोई अधिकारी, कोई सरकारी अधिकारी, कोई सरकार का कोई मंत्री इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम इन्हीं चीजों पर ध्यान दें और अपना मतलब हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, अगर हम अपने उत्तराखंडियों को नौकरी देने की बात करें तो बहुत हद तक हम लोग उत्तराखंड में रोजगार की जो ये समस्या है इसको हम हल कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं, लगभग 36,000 पद, सरकारी पद रिक्त हैं जिनपे सरकार ने नियुक्तियां नहीं की हैं। बेरोजगार बच्चे लगातार रैलियां निकाल कर सरकार को चेताने का प्रयास करते हैं कि आप नौकरी खोलिए, आप रिक्त पदों पर भर्तियां लेकर आइए, लेकिन सरकार भर्ती लाने के लिए तैयार नहीं है। 2016 से हमारे यहाँ PCS की परीक्षा नहीं हुई। कैन यू बिलीव कि हमारे यहाँ PCS की परीक्षा नहीं हुई? वो लड़के लड़कियां जो ग्रेजुएशन करने के बाद PCS की तैयारी कर रहे हैं, वो 2016 से 5 साल से तैयारी ही करते जा रहे हैं, परीक्षाएं नहीं घोषित कर रही है सरकार। आप ये समझिए, सरकार मतलब नौकरियां देना ही नहीं चाहती। और PCS की परीक्षा कितनी बड़ी परीक्षा होती है। बच्चे जो है IAS PCS में बैठना चाहते हैं, एक मध्य वर्गीय घर के जो बच्चे होते हैं उनका बड़ा सपना होता है PCS में बैठना और PCS की परीक्षा को मतलब क्वालिफाई करना। आप तो नौकरी नहीं निकाल रहे हैं, आप PCS की परीक्षाएं नहीं करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड की है। तो मैं समझती हूँ अगर जितनी हमारे पास जो सरकारी सेवाओं में जो रिक्त पद हैं उनको हम लोग खोलेंगे, जो प्राइवेट में जो हमारे 70% बच्चों को जो रोजगार मिलना चाहिए उसको हम लोग खोलेंगे, और सबसे बड़ा जो है हमारा टूरिज्म, उसको अगर हम लोग डेवलप करेंगे तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में रोजगार की समस्या को हम लोग काफी हद तक सही कर पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी ऋषिकेश का। ऋषिकेश में कुछ सालों पहले रिवर राफ्टिंग और जो एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स होते हैं उसका यहाँ पे एक बड़ा हब बना। उत्तराखंड, ये ऋषिकेश बड़ा हब बना। यहाँ पे काफी लोग बाहर से आते थे, बड़े बड़े कॉलेजेस से, मतलब पूरे मतलब डेलीगेशंस आते थे यहाँ ऋषिकेश में, और काफी लोगों को यहाँ पर मतलब जो है वो यहाँ पर रोजगार मिला। लेकिन सरकार की हालत ये देखिए कि हर साल वहां पे 2-3 बच्चे डूब के मरे। दिल्ली से, गुड़गांव से लोग आए और वो मतलब जो सिक्योरिटी नॉर्म्स थे वो ही नहीं पूरे किए गवर्नमेंट ने। आपने कागजों पे तो लिख दिया कि ये सिक्योरिटी नॉर्म्स पूरे होने चाहिए, चेक करने वाला कोई है नहीं। हेलमेट किसी ने लगाया है तो किस क्वालिटी का हेलमेट लगाया है इसको चेक करने वाला कोई नहीं। रिवर मतलब राफ्ट जो जा रही है उसमें जो तैराक वहां पर बैठे हैं, देखो सबको तैरना नहीं आता, उसमें जो तैराक बैठे हैं वो लोगों को बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, उनको कितना तैरना आता है इस पे सरकार का कोई चेक नहीं। हार कर हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि रिवर राफ्टिंग नहीं होगी। हार कर हाई कोर्ट ने ये मना कर दिया कि किसी भी तरह का एडवेंचर स्पोर्ट उत्तराखंड में नहीं होगा। तो आप ये समझिए उत्तराखंड के रोजगार के लिए कितना बड़ा झटका लगा।
जबकि हम पूरे देश में नहीं, विदेशों से लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए थे। कितना बड़ा झटका लगा, क्योंकि हमारी सरकार जो है उन नॉर्म्स को नहीं बना पाई, जो नॉर्म्स हाई कोर्ट ने लिखे थे कि भाई इस तरह से अगर आप लोग ये सारे मतलब एडवेंचर स्पोर्ट अगर आप चला रहे हैं तो आपको इन सारे नॉर्म्स को भी पूरा करना है, उन कंपनीज को ये सारे नॉर्म्स पूरा करने हैं। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का आलम ये है, किसी को तैरना आता है, नहीं आता है, सही तरीके से आता है, नहीं आता, उसको इंस्ट्रक्टर रख दिया जाता है, और जो साइनिंग अथॉरिटी है अफसर की, उसको अंडर टेबल पैसे दे दिए जाते हैं, वो साइन कर देता है अपने घर पे बैठ के। ये हालत है। तो हार कर हाईकोर्ट को मना करना पड़ा। तो कितना बड़ा झटका हमारे रोजगार को लगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आम आदमी पार्टी बिल्कुल विचार कर रही है, और जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो इन सारी चीजों पर बात होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत मतलब रोजगार की स्थिति आम आदमी पार्टी के आने के बाद यहाँ पर सुधरेगी। थैंक यू सो मच उमा जी फॉर आंसरिंग दोस क्वेश्चन। उमा जी, देश भर में हम अलग अलग राज्यों में हम बंटवारे की राजनीति देख रहे हैं। इस रिलीजन वालों को उस रिलीजन वालों से लड़वा देना, इन जात वालों को उन जात वालों से लड़वा देना, इन भाषा वालों को उन भाषा वालों से, इस क्षेत्र वालों को इन क्षेत्र वालों से। क्या उत्तराखंड में भी इसी किस्म की कुछ राजनीति चलती है? कितने फॉल्ट लाइंस है उत्तराखंड में जिनको हमें भेदना पड़ेगा, जो हमारे सामने रोड़े लगा सकती है? देखिए, ये सिर्फ उत्तराखंड का दुर्भाग्य नहीं, मैं समझती हूँ पूरे देश का दुर्भाग्य है। पूरे देश का दुर्भाग्य है कि आज 70-72 साल हम लोगों को आजाद हुए हो गए, और आज भी हम लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, इन पर आकर हम लोग वोट देते हैं। आज कोरोना के टाइम मैं व्हाट्सएप पे या दूसरी चीजों पे जब मैं देखती हूँ इस तरह के मैसेजेस जब आते हैं, तो वाकई में वो आंख खोलने वाले मैसेज होते हैं कि हमने कभी स्कूलों के ऊपर, कभी अस्पतालों के ऊपर तो वोट डाला ही नहीं। हमने कभी नहीं डाला कि कौन सी पार्टी जो अस्पताल बनाएगी तो हम उसको वोट दें। हम आज भी इसी बात पे हैं कि कौन हमारे क्षेत्र का कैंडिडेट खड़ा है, कौन हमारी जाति का कैंडिडेट खड़ा है, कौन हमारे धर्म का कैंडिडेट खड़ा है, तो हमें उसको वोट देना है। उत्तराखंड की राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। उत्तराखंड की राजनीति भी मैदानी, पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, इन्हीं चीजों पर है, और यहाँ भी कमोबेश अभी वही स्थिति है। और आम आदमी पार्टी को वाकई में बहुत मेहनत करनी है जब हम इन सारे हर्डल्स को हम लोग किसी तरह से तोड़ पाएंगे। देखिए, जो उत्तराखंड की सीमा में रहता है, चाहे वो रुड़की में रहता है, चाहे वो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी या धारचूला में रहता है, वो उत्तराखंडी है, वो यहाँ का है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका गांव कहाँ से है, उसका नेटिव कहाँ से है। और अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड जो है वो सारा ही प्रवासी लोगों के द्वारा बसाया गया है। काफी साल पहले महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से लोग यहाँ पर आकर बसे, और आज भी लोग दूसरे प्रदेशों से नौकरी की तलाश में या जैसे भी होते हैं वो लोग आकर बसते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये उत्तराखंडी है और ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल, बहुत हैं जनजातियां हैं यहाँ पे जो पुराने रहे होंगे हजारों साल से, वो जनजातियां भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द उत्तराखंड जो है वो बाहर से आकर बसाए हुए लोगों का उत्तराखंड है। लेकिन आज भी हम लोग कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, ये उत्तराखंड का है, ये पहाड़ी है, ये देसी है, इसी राजनीति में बटे हुए हैं। और मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि जब तीरथ सिंह रावत जी की जब ये अभी सरकार आई 1 महीना पहले, और उन्होंने पूरी कैबिनेट को भंग किया, और उसके बाद उन्होंने जब नई कैबिनेट बनाई, तो हिंदुस्तान एक बहुत रिनाउंड अखबार है हमारा पूरे देश का, उसमें उसकी हेडलाइन थी कि इस कैबिनेट में 3 पंडित, 2 SC, 3 ST, 1 मैदानी, 1 पहाड़ी, इन लोगों को मंत्रिमंडल मतलब दिया गया। मैं हैरान थी वो खबर पढ़ के। क्या मंत्रिमंडल में मंत्रियों को देने का जो क्राइटेरिया है वो उनकी जाति है कि 3 पंडितों को दिया, 1 SC को दिया, 1 गढ़वाली को दिया, 1 जौनसारी को दिया? क्या उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका जो राजनीतिक अनुभव है, उसके आधार पर उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए था, या ये देख के मंत्री बनाया जाना चाहिए था कि हम किस कास्ट के कितने लोगों को मंत्रिमंडल में ले रहे हैं? ये है उत्तराखंड का दुर्भाग्य। मुझे नहीं समझ आता कि हम लोग इतने सालों बाद हम कहते हैं कि हम लोग 21वीं सदी में हैं, हम लोग कहते हैं विश्व गुरु हम लोग बनने वाले हैं। क्या इतनी छोटी मानसिकता के साथ हम लोग विश्व गुरु बन पाएंगे कि हम लोग अपनी जातियों से बाहर नहीं निकले, हम लोग गढ़वाली कुमाऊनी से बाहर नहीं निकले, हम लोग देसी पहाड़ी से बाहर नहीं निकले? तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन मुझे भरोसा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी से पढ़ा लिखा युवा वर्ग जुड़ रहा है, मुझे लगता है कि जो हमारे नई जनरेशन है उनको जातिवाद और ये जो क्षेत्रवाद है उसमें वो इतने ज्यादा मतलब इंडल्ज नहीं है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो रोजगार की बात करते हैं, वो शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो आम आदमी पार्टी एक दिन में ना सही, एक साल में ना सही, लेकिन आने वाले
वाले 5 साल 10 साल में इस देश की राजनीति को बदलने की क्षमता रखती है, क्योंकि हम लोग जातिवाद की बात बिल्कुल नहीं करते। हम लोग बिल्कुल बात नहीं करते कि ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, इसलिए इसको वोट दीजिए, इसलिए इसको वोट मत दीजिए। हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ स्वास्थ्य की और रोजगार की, और नए बच्चों को जातियों से, धर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको रोजगार से मतलब है। तो वो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश में रोजगार की, शिक्षा की और स्वास्थ्य की बात करती है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बदलने में, स्थिति को बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन स्थिति बदलेगी जरूर। उत्तराखंड को नया एक मिल गया उनका, तो उनके जो ज्वाइनिंग के बाद कितना एक्साइटमेंट है पार्टी में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया, और ये क्वेश्चन बिल्कुल हमें बहुत टच करता है, क्योंकि हम लोग बहुत इमोशनल हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए, और आज अजय कोठियाल जी के लिए मैं आम आदमी पार्टी का एक एक जो कार्यकर्ता है वो बहुत इमोशनल है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि वो व्यक्ति आज तक कभी किसी पार्टी में नहीं रहे, और उन्होंने यूथ फाउंडेशन के द्वारा लगभग 12,000 से ज्यादा बच्चों को उन्होंने तैयार किया आर्मी में जाने के लिए। और खास तौर पर जब हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो अजय कोठियाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गांव की लड़कियों को आर्मी में जाने के लिए प्रेरित किया। और उनके जो बैचेस थे, जो उन्होंने गर्ल्स के जो बैच उन्होंने चलाए थे, उसमें बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो आर्मी में गई हैं। तो ऑब्वियसली एक ऐसा व्यक्ति आम आदमी पार्टी में आया है, और हमसे ज्यादा टेंशन में इस समय कांग्रेस और बीजेपी है। हम लोग तो बहुत खुश हैं कि हमारे पास एक ही आ गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन में अगर कोई है तो खासतौर पे बीजेपी और कांग्रेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको इस समय अजय कोठियाल जी का तोड़ नहीं मिल रहा है। और मुझे लगता है वो पूरी कोशिश में है कि कहीं ना कहीं से कोई लूप होल अजय कोठियाल जी का लेके आए और उसका प्रोपेगेंडा बनाना शुरू करें। तो इस समय मुझे ऐसा महसूस होता है कि पूरा कांग्रेस और बीजेपी का जो सोशल मीडिया और जो ट्रोलर्स हैं वो अजय कोठियाल जी के पीछे लगे हुए हैं, और हम इस स्थिति को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि एक कहावत है कि जब आपके बारे में लोग उल्टा सीधा कहना शुरू कर दें तो समझ लीजिए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो हम लोग बड़ा मतलब हंसते हैं जो ट्रोलर्स उनके बारे में उल्टा सीधा लिखते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस समय जो बौखलाहट कांग्रेस और बीजेपी में है वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत प्लस पॉइंट है, और हमें बहुत फायदा अजय कोठियाल जी के आने से, हमें नहीं, मैं तो कहूंगी उत्तराखंड को बहुत फायदा मिलने वाला है। क्योंकि उत्तराखंड के लिए जो लोग सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी तो इस तरह से काम करेगी, वो चेहरा हमें मिल गया है अजय जी के रूप में, और मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन तरीके से आम आदमी पार्टी 2022 का चुनाव उनके साथ करेगी। जब लोग ज्यादा ट्रोल करते हैं और फिर मतलब ये फेक न्यूज फैलाना चालू करते हैं, जो लोग शायद उतने लोकप्रिय ना हो वो अचानक से ज्यादा फेमस हो जाते हैं। इस वजह से शायद नेगेटिव पब्लिसिटी से भी एक तरह से हमारी पब्लिसिटी बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस समय तो जो बीजेपी कांग्रेस के जो ट्रोलर्स हैं उनको बहुत काम मिला हुआ है। मैं तो कहूंगी बेचारे बहुत बिजी हैं आजकल, वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, वो बहुत लिखते हैं, बहुत उल्टा सीधा लिखते हैं। उनके मतलब अब आप बताइए तो पॉलिटिक्स में मतलब वो हर चीज के बारे में उल्टा सीधा लिखते हैं। उन्होंने क्या पहना है, उन्होंने क्या खाया है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और घुमा फिरा के फिर उस बात को दिल्ली के ऊपर लेके आते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पे कुछ नहीं किया, दिल्ली की जनता परेशान है, दिल्ली में ऐसा, दिल्ली में वैसा, वो लोग लिखते रहते हैं। कोई बात नहीं, हम उनको ज्यादा, हमारे पास ना टाइम होता है उनकी बातों का जवाब देने के लिए, हम भी उनको पढ़ते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। उनका कोई बात नहीं, ऑब्वियसली बात है कि अब तक तो ये बोलते थे कि आपके पास चेहरा नहीं है, आप किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, कैसे आप चुनाव में जाएंगे। आज जब हमारे पास चेहरा है तो अब वो उस चेहरे से परेशान हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए तो बहुत मतलब विन विन सिचुएशन है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी परेशान है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप परेशान रहिए। आज तक आपने जनता को परेशान किया, अब आपका टाइम है परेशान होने का। ट्रोलर से बात याद आई कि मतलब अभी इतना ये जो टॉक्सिक वातावरण बना हुआ है ऑनलाइन, इस वजह से मुझे लगता है कि कई औरतों को पॉलिटिक्स में घुसने में एक बहुत बड़ी बाधा महसूस होती है। मतलब मैंने खुद अतिशी जी के कैंपेन में थोड़ा सहयोग दिया था और वहां पे देखने को मिल रहा था कि अतिशी जी और कुछ और फीमेल कैंडिडेट्स के ऊपर कितनी भद्दी और घिनौनी भाषा में लिखा जाता था ऑनलाइन। तो क्या क्या आपको भी कुछ ऐसा उत्तराखंड में महसूस होने को लग रहा है, या फिर मतलब उत्तराखंड का समाज थोड़ा अलग है? नहीं नहीं नहीं, उत्तराखंड का मैंने बोला कि कहीं कुछ भी अलग नहीं है। और मुझे कई बार ये महसूस होता है कि जो लोग मतलब जो हमारे लिए उल्टा सीधा लिखते हैं, मैं जब उनके प्रोफाइल पे जाती हूँ तो उनमें से 99% की जो प्रोफाइल होती है ना वो लॉक होती है। इसका मतलब वो बैठाए हुए लोग हैं,
वो उत्तराखंड के लोग, मुझे लगता ही नहीं कि वो उत्तराखंड के लोग हैं और यहाँ के मतलब लोकल्स है। प्रोफाइल उनका लॉक होता है, फेक प्रोफाइल्स होता है, उन फेक प्रोफाइल से लिखते रहते हैं उल्टा सीधा। मेरे बारे में भी मेरे फेसबुक वॉल पे बहुत उल्टा सीधा लिखा जाता है। अब मैं समझती हूँ कि ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है, खासतौर पे महिलाओं को मानसिक रूप से मतलब उनको टेंशन देने के लिए कि देखो तुम पॉलिटिक्स में आओगे, तुम्हें इस तरह से भी लिखा जाएगा, उस तरह से भी लिखा जाएगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब आप पॉलिटिक्स में हैं, बात पॉलिटिक्स की नहीं है, जब आप एक अंदर से आपको एक जज्बा है कि मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, तो आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। देखिए मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं उत्तराखंड की बात अगर मैं करूँ तो हमारे यहाँ दूसरा सैनिक जो है वो इस समय सीमा पर खड़ा हुआ है, और कितने लोग हमारे यहाँ मतलब शहीद होते हैं। हर साल जो आंकड़ा आता है उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो उत्तराखंड के शहीद होते हैं। मैं आर्मी में नहीं जा सकती, मैं वहां जाकर गोलियां नहीं खा सकती, मैं अपनी देशभक्ति जो है वो मैं सीमा पर खड़े होकर नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं अपनी देशभक्ति यहाँ पर दिखा सकती हूँ कि ठीक है आपको ट्रोल करना है ना, आप कीजिए, आप मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलेंगे आप बोलिए, आप मेरे फेस के बारे में बोलेंगे आप बोलिए, आप मेरे वर्किंग स्टाइल के बारे में बोलेंगे आप बोलिए। मैं सारी ये गोलियां ना अपने सीने पर झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं डिगूंगी नहीं, मैं हारूंगी नहीं, मैं हटूंगी नहीं। आपको जो करना है आप कर लीजिए। एक टाइम के बाद ट्रोलर्स भी हाफ जाते हैं, मतलब वो भी सोचते हैं कि कितना बोले इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो उसके बावजूद भी घर बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो आज आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और खास तौर पर महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। वो हिम्मत दिखानी चाहिए कि हम भी इस देश की जो, मैं कहती हूँ जो देश को चेंज कर सकते हैं, जो लोग देश को देखिए राजनीति बहुत बड़ा टूल है। अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, देश के लिए अच्छा करेंगे, अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे, देश का विकास होगा। और खास तौर पे महिलाएं जब तक इस विकास में साथ नहीं होंगी, हम 50% आबादी हैं पूरे देश की, लेकिन हम राजनीति में कितना है, 12% भी हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं है। और हम लोग अगर हम मतलब बात करें पूरा संसद की या पूरी विधानसभाओं की, कितनी कितनी कम महिलाएं राजनीति में हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि आप लोग आइए, और इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन हाफ जाएंगे, आप लोगों को उल्टा सीधा बोलते बोलते ये लोग थक जाएंगे। इधर से सुनिए उधर से निकाल दीजिए, गेंडे की खाल आप बना लीजिए कि आपको कोई असर नहीं होता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे किसी के कुछ भी कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि ये वो गोलियां हैं जो मेरी तरफ दागी जा रही हैं, और मुझे इन गोलियों को अपने सीने पर झेलना है, और एक सैनिक की तरह मुझे यहाँ खड़े रहना है। सच में बहुत हिम्मत वाली बात है। मतलब ये टॉक्सिसिटी झेलना शायद आसान नहीं है। जी, मेरा एक सवाल उमा जी से है कि अभी तक उत्तराखंड में कितने सदस्य आम आदमी पार्टी के हैं, और कितना प्रतिशत महिलाओं का है? हाँ, अभी हम लोगों ने जो 2 फरवरी से हम लोगों ने जो अपना एक कैंपेन शुरू किया था, मेगा सदस्यता अभियान था, जिसके लिए मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर आए थे। उसमें हम लोगों ने टारगेट रखा था, हम लोगों के पास एक नंबर था जिसपे हम लोगों से मिस कॉल कराया करते थे। जैसे सपोज मैं आपसे मिली तो आप बोलेंगे भी मुझे आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होना है, तो मैडम कैसे ज्वाइन होना है? तो हम उनको एक नंबर बताते थे कि भाई आप अपना फोन निकालिए और इस नंबर पे आप मिस कॉल कीजिए, और आपके पास एक मैसेज आएगा, उसके बाद उसमें फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको भर के सबमिट करना है, और आप समझ लीजिए आप आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो गए। और हमारे ऑटोमेटिक व्हाट्सएप ग्रुप से उसमें आप मतलब आपका नंबर आ जाएगा, और आपको वहां से इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी, और एक तरह से आप आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो गए। और हम लोगों ने अपने डायरी में भी उनका नाम नंबर्स वगैरह नोट करते थे। हम लोगों का टारगेट था कि हम 45 दिन के अंदर 1 लाख लोगों को आम आदमी पार्टी का सदस्य हम लोग बनाएंगे। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हमने 21 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी के 1 लाख सदस्य बना लिए, और पूरे 45 दिन में हमने लगभग 3 लाख लोगों को आम आदमी पार्टी का सदस्य बनाया। और इस समय हमारा जो सबसे ज्यादा मेहनत जो चल रही है वो चल रही है हमारे संगठन पे और बूथ बनाने में। हमारे लगभग 10,000 से ज्यादा बूथ हैं उत्तराखंड में, और ऑफिशियली हम लोग लगभग 9,000 के आसपास बूथ जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी बहुत मेहनत से, वॉलंटियर्स जो है बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं, और लोग हाथों हाथ ले रहे हैं आम आदमी पार्टी को, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि मेहनत करनी है हमें कांग्रेस और बीजेपी की धूर्त पॉलिटिक्स से। धूर्त पॉलिटिक्स आप समझ रहे हैं, हमारे बीच में कांग्रेस ने, बीजेपी ने कुछ ऐसे लोगों को इम्प्लांट कर दिया है जो आम आदमी पार्टी के जो पुराने वॉलंटियर्स हैं और जो मतलब दिल से जुड़े हुए लोग हैं, उनको वो मेंटली हैरेस करते हैं, मेंटली परेशान करते हैं। और मुझे लगता है वो सारे प्लांटेड लोग हैं आम आदमी पार्टी को, उनको भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस और बीजेपी के जो प्लांटेड हमारे यहाँ आ गए हैं हमारी पार्टी को अंदर से तोड़ने के लिए, उनको पहचानना पड़ेगा और उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा।
तो इस तरह की भी मतलब पॉलिटिक्स चल रही है। हम लोग तो बड़े नए नए हैं मतलब पॉलिटिक्स में, हमारा तो उत्तराखंड में पहला चुनाव है, हम आज से पहले किसी कांग्रेस बीजेपी में रहे नहीं। तो हमारे लिए उन धूर्त पॉलिटिशियंस के पॉलिटिक्स को मतलब ओवरकम करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि अंत में जो जीत है वो सच्चाई की होती है और हम लोग आगे निकल जाएंगे इन लोगों से। लेकिन आम आदमी पार्टी का अच्छा चल रहा है, इस बात की मैं श्योरिटी देती हूँ। तो इसमें महिलाएं कितनी ज्वाइन हुई हैं टोटल, कितने हाँ, प्रतिशत? महिलाओं का प्रतिशत देखिए, मैं बिल्कुल मुझे कहते हुए मैं क्या बोलूं, महिलाओं का प्रतिशत वाकई में कम है, उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए था। और मतलब लीडरशिप में तो महिलाएं काफी कम है। आम आदमी पार्टी में भी ओवरऑल ही कम है, उत्तराखंड में तो आम आदमी पार्टी में भी कम है। लेकिन जो कार्यकर्ता लेवल पे महिलाएं हैं वहां पर काफी महिलाएं हैं कार्यकर्ता लेवल पे। जो आप समझिए जो बस्तियों की जो महिलाएं होती हैं वो आम आदमी पार्टी से बहुत जुड़ती हैं, क्योंकि उनके लिए जुड़ने का बड़ा रीजन है, उनको लगता है कि भाई हमारे स्कूल अच्छे बन जाएंगे, भाई हमें जो बिजली है वो 200 यूनिट फ्री मिल जाएगी, हमें पानी फ्री मिलेगा। ऑब्वियसली जो एक गरीब परिवारों की, गरीब तबके की जो महिलाएं हैं वो आम आदमी पार्टी से बड़ा इमोशनली मतलब जुड़ने लगी हैं। लेकिन लीडरशिप में और पदों पर महिलाओं की संख्या अभी जो है वो कम है, लेकिन कार्यकर्ता लेवल पर काफी महिलाएं हैं। अगर हम लोग अपनी रैलियों में बात करें तो बहुत महिलाएं निकल कर आती हैं रैलियों में, क्योंकि उनको हल्का सा ये भरोसा जरूर है कि भाई आम आदमी पार्टी जो है आएगी तो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। प्रॉब्लम यहाँ है कि हमारे लीडरशिप में अभी महिलाएं कम है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए और खासतौर पर पढ़ी लिखी महिलाओं को पॉलिटिक्स में जरूर आना चाहिए। और जो एक क्वेश्चन मार्क है, महिलाएं पॉलिटिक्स में नहीं जाती और महिलाएं पॉलिटिक्स जो है बड़ी खराब चीज है, महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, इन सारी चीजों से आपको जूझना पड़ेगा और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जब हम हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, जब हम आर्मी में जा सकते हैं, जब हम कम्बैट में जा सकते हैं, जब हम लोग फाइटर प्लेन्स उड़ा सकते हैं, तो हम पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर सकते? तो हमें पॉलिटिक्स में भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जी, एक प्रश्न और है, क्योंकि मैं अभी बाहर रह रहा हूँ, कनाडा में, मेरा नाम उपकार है वैसे। एक चीज ये दुनिया में बहुत हाईलाइट हुई है, खासतौर से मतलब कुंभ को लेकर के, जो कुंभ का आयोजन हुआ है खासतौर से उत्तराखंड में हुआ है, उसको लेकर के आप लोगों का, आम आदमी पार्टी का क्या रुख था? और आप लोगों ने इस चीज का, क्योंकि कोविड एक बहुत बड़ी समस्या ऑलरेडी उभर के आ रही थी और उस टाइम पे लोगों को पता था कि एक पहली वेव आएगी, दूसरी वेव आने वाली है, हो सकती है। तो उस सिचुएशन में जब उत्तराखंड में ये धार्मिक आयोजन हो रहे थे, तो उस केस में आप लोगों ने क्या पहल करी? देखिए, जब कुंभ का चीज जब को रोकने आयोजन था, बाकी में मतलब अगर आज उत्तराखंड में कोरोना की एक भयावह, मतलब मैं कहूंगी भयावह स्थिति इस समय है, तो उसमें कुंभ की वजह से भी हमारे यहाँ उत्तराखंड में बहुत कोरोना फैला है, क्योंकि बहुत श्रद्धालु जो है पूरे देश से यहाँ पर आए। पुलिस वाले जितने भी हमारे मतलब जो वहां पर कुंभ में ड्यूटी थे, उसमें काफी लोग कोरोना संक्रमित हुए। 10% से भी ज्यादा डॉक्टर्स की ड्यूटी कुंभ में थी, वो कोरोना संक्रमित हुए, पत्रकार कोरोना संक्रमित हुए। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा आयोजन कोरोना के टाइम में सरकार नहीं संभाल पाई। ये गवर्नमेंट का, उत्तराखंड की जो संभाल तो नहीं गवर्नमेंट पाई, है। लेकिन आपका एज ए विपक्षी एक पार्टी जो उभरती हुई आ रही है, उसकी एक अलग आवाज समझ में आनी चाहिए थी, जो कि थोड़ी धर्म के पाखंडों के विरोध में जो होनी चाहिए, वो स्वर आप लोगों का मतलब नहीं उभर के आ पा रहा था। ऐसा हम लोग ने तो कहीं देखा नहीं न्यूज में भी कि आम आदमी पार्टी इस चीज का विरोध करे, खासतौर से ऐसी जब वैश्विक बीमारी हो रही है, तो एक अलग स्वर दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखा। और उसका परिणाम स्वरूप हम ये देख रहे हैं कि भारत में तो है ही है, प्लस पूरे विश्व में एक प्रकार से एक चित्र गया कुंभ का, और कुंभ है उत्तराखंड में। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? अगर मैं बिल्कुल निष्पक्ष और बिल्कुल साफ गोई से अगर मैं अपनी बात कहूं, तो बीजेपी ने, खास तौर पर बीजेपी के सोशल मीडिया ने आम आदमी पार्टी की छवि पूरे देश में हिंदू विरोधी पार्टी की बना रखी है। हम लोगों को ये कहा जाता है कि हम मुस्लिमों की पार्टी हैं,
आप मेरा फेसबुक उठाकर देख लीजिए, आप उत्तराखंड के किसी भी लीडर का फेसबुक उठाकर देख लीजिए, हमेशा कहा जाता है हमारे यहाँ केजरीवाल जी के लिए बहुत गलत शब्दों का प्रयोग ट्रोलर्स करते हैं, उनको मुल्ला जी वगैरह कह के बोलते हैं, मतलब इस तरह की मैं कहना नहीं चाहती, बहुत असंसदीय शब्द है जो मैंने बोला है। तो हम लोगों को मुस्लिमों की पार्टी कहा जाता है। हमें कहा जाता है कि आप देवभूमि में आम आदमी पार्टी को मत आने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये आएंगे तो सारे मुस्लिम्स को जो है ये देवभूमि में लेकर आएंगे। उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है, उत्तराखंड जो है वो हिंदुओं की है और आस्था का प्रतीक, और आम आदमी पार्टी जो है ये मुस्लिमों की पार्टी है। इस तरह से कहकर आम आदमी पार्टी को बिल्कुल मतलब कहते हैं ना बदनाम किया गया, जबकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं। हम लोग ना हिंदुओं की बात करते हैं, हम ना मुसलमानों की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करते हैं। हम लोग सिर्फ ये बात करते हैं। कुंभ का इतना बड़ा आयोजन हुआ, हम लोगों ने लगातार सरकार को चेताया। देखिए, कुंभ होना या नहीं होना ये आम आदमी पार्टी के जुरिडिक्शन में नहीं था। आम आदमी पार्टी की कोई साइनिंग अथॉरिटी उत्तराखंड में नहीं है कि हम ये कह पाएंगे भाई कुंभ नहीं होना चाहिए या कुंभ होना चाहिए। ये सरकार को देखना था कि कुंभ को की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सरकार किस तरह से सुचारू रूप से कर पाती है। और आप ये देखिए कि कुंभ जो बीच में कुंभ को मतलब खत्म किया गया 17 तारीख को, ये डिसीजन भी हमारे जो अखाड़े हैं, जो हमारे साधु संत हैं, उन्होंने लिया, ना कि सरकार ने लिया। मतलब उत्तराखंड की वो सरकार। बिल्कुल सही बात है आपकी, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप आम आदमी पार्टी जो कि एक उभरती हुई पार्टी है, उसकी तरफ से एक विरोध का स्वर नहीं आ रहा है। आपको इसको काउंटर करने के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? क्योंकि आप लोगों को तो हिंदू विरोधी पार्टी कह दिया गया है और आप देख भी रहे हैं कि इसका परिणाम क्या हो रहा है। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या है आपकी लोगों की? देखिए, जब भी कुंभ मतलब जब कुंभ स्टार्ट हुआ, आम आदमी पार्टी लगातार अपनी, मैं खुद उसमें इंक्लूड थी कि मैं लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, अपनी फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लगातार सरकार को चेताते रहे कि कुंभ का इतना बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं, आप इनकी व्यवस्थाओं को कैसे कैसे मतलब सही करेंगे। और आप यकीन माने, हाई कोर्ट लगातार सरकार को फटकार लगाता रहा। मतलब सरकार को प्रॉब्लम नहीं थी कुंभ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सरकार अपना सोई हुई है। हाई कोर्ट लगातार फटकार लगाता रहा। हाई कोर्ट जो वहाँ के डीएम है रावत जी, यहाँ के, और जो मुख्य जो मेला अधिकारी हैं, उनको हाई कोर्ट ने बुलाया कि आप अपने कागज लेकर आइए, आप बताइए आपकी क्या स्थिति है, कितने आपने डॉक्टर्स लगाए, कितने आपने सैनिटाइजर मशीन लगाई है, कितना क्या किया। हाई कोर्ट लगातार कुंभ की व्यवस्थाओं को देखता रहा, ना कि सरकार ने इस बात को देखा। तो ये बहुत बड़ी मतलब फेल्योर रहा यहाँ पर सरकार का, कि सरकार जो है वो कुंभ की व्यवस्थाओं में बिल्कुल पूरी तरह से फेल हुई। और उसके बाद लास्ट में जब ये हुआ कि कुंभ मतलब वाकई में कोरोना जब फैलना शुरू हुआ, तो हमारे महामंडलेश्वर जो है उन्होंने कुंभ को मतलब ये कहा कि भाई 17 तारीख को कुंभ जो है हम सिंबॉलिक करेंगे और 17 तारीख को कुंभ जो है हम लोग खत्म करेंगे। तो ये मतलब जो भी निर्णय लिया गया, ये भी हमारे साधु संन्यासियों की तरफ से आया, ना कि सरकार की तरफ से इसमें कोई निर्णय हुआ। और आम आदमी पार्टी देखिए लगातार हम लोग भी इस बात में सरकार को चेताते रहे कि इतना बड़ा आयोजन आप करने जा रहे हैं, आपकी व्यवस्थाएं क्या है, आप उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कीजिए। तो आम आदमी पार्टी, और दूसरा जो कुंभ में जो व्यवस्थाएं चली, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने वहां पर जरूर काम किया। इस बात के लिए मैं उनको साधुवाद का मतलब देना चाहूंगी कि हमारे हरिद्वार के वॉलंटियर्स ने कुंभ में एज ए वॉलंटरी काफी काम किए हैं। लोगों को मतलब उनको वो जो सैनिटाइजर्स हैं वो देने के लिए, उनकी व्यवस्थाएं बनाने के लिए, उनकी पार्किंग को सही करने के लिए आम आदमी पार्टी ने वहां पर काफी काम किया। यही कुछ काम थे जो आम आदमी पार्टी कर सकती थी। और मैंने फिर कहा, हमें हमेशा ट्रोल कर दिया जाता है कि हम हिंदू विरोधी पार्टी हैं, हम हिंदू विरोधी पार्टी हैं, जबकि हम लोग मानवतावादी पार्टी हैं। ना हम मुसलमानों के साथ हैं, ना हम हिंदुओं के साथ हैं, ना हम मुस्लिमों के विरोधी हैं, ना हम हिंदुओं के विरोधी हैं। हम लोग अगर हैं तो हम मानवता के साथ हैं, हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ हैं, हम उन चीजों के साथ हैं जो कि इंसान की जिंदगी में बदलाव लेकर आए। इनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी से तो बचना बड़ा मुश्किल है। मतलब सारी मीडिया इनके हाथ में, सोशल मीडिया इनके हाथ में। हाँ, देखिए, आप यकीन मानेंगे भाई, पिछले साल जब जमात वाला प्रकरण हुआ दिल्ली में, जमाती वो कुछ हजार जमाती वहां पर थे। उसके बाद क्या पूरी मीडिया ने क्या भयंकर मतलब मुस्लिमों के लिए कह दिया गया कि खूब सारा कोरोना फैलाया, मुसलमानों ने फैलाया। और इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का हाथ था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको वहां पर आने की परमिशन दी थी। और अरविंद केजरीवाल जी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैल गया। और इस बात को जितने भी बड़े टीवी चैनल्स हैं, आप मेरे से ज्यादा बेहतर तो
आप जानते हैं कि किस तरह से टीवी चैनल्स को खरीदा हुआ है बीजेपी ने। सारे बीजेपी की भाषा बोलते हैं। भला हो सोशल मीडिया का कि जहां पर आप और हम अपनी आवाज रख पाते हैं। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं समझती हूँ कि इस समय तो बिल्कुल जर्मनी वाली स्थिति हिंदुस्तान में होती कि जो सरकार सुना रही है रेडियो पर, जो सरकार दिखा रही है टीवी पर, वही बस लोगों को दिखाई दे रहा है। तो बहुत मतलब विकट स्थिति है इस समय कि हमारा जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लगभग बिक चुका है। कहते हुए बिल्कुल मतलब मुझे गुरेज नहीं है कि जिस तरह से हिंदू कोरोना को भी हिंदू मुस्लिम कर दिया गया, वो वाकई में हिंदुस्तान के लिए बहुत ही मतलब शर्मनाक स्थिति थी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मोड पे लग रहा है कि कुछ नए मुद्दे लेके आने चाहिए जो सबको जोड़ सके, जो शायद सबको जिसकी तरफ शायद सबकी जागरूकता हो। एक ऐसा हो सकता है पर्यावरण को लेके पॉलिटिक्स। मतलब उत्तराखंड में तो इतने जंगल है, इतने पहाड़ है, और फिर मतलब वहाँ की कई ह्यूमन प्रॉब्लम्स एक्चुअली एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। तो क्या हम एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स को सेंटर स्टेज पे ला सकते हैं ताकि मतलब हर वर्ग, हर जात के लोगों को जोड़ा जा सके? देखिए, उत्तराखंड पिछले 20 सालों से ग्रीन बोनस की बात करता है क्योंकि हमारे पास हमारा जो वन क्षेत्र है वो ज्यादा है और हम अपने जंगलों को काट के इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते। ऑब्वियसली बात है, अगर हम ज्यादा मतलब जंगलों को हम लोग ज्यादा काटेंगे अपनी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए, तो ऑब्वियसली हमारा जो हिमालय है उसका नुकसान होगा। हम लोग लगातार पिछले 20 साल से उत्तराखंड को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, हम लोग इसकी बात करते हैं। और आप ये समझिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस समय उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, इस समय दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और उसके बावजूद ग्रीन बोनस उत्तराखंड को नहीं मिलता। तो कितना मतलब मैं समझती हूँ कि कितना पहले तो कांग्रेस की सरकार थी तो हमेशा बोलते थे कि भी सेंटर में बीजेपी है या यहाँ पे अलग अलग सरकारें हैं तो हम मतलब ऑन द टेबल इस पे बात नहीं कर पाते हैं और हम लोग जो मांग रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा। लेकिन अब जब दोनों जगह एक सी सरकारें हैं, वहां भी बीजेपी यहाँ भी बीजेपी, तो आप क्यों नहीं उत्तराखंड के लिए सोचते हैं? उत्तराखंड के लिए बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी उत्तराखंड के साथ है कि जो हमारे राजनेता इस समय मुख्यमंत्री या दूसरे मंत्रालय जो संभालते हैं, वो दिल्ली जाकर हमारी वकालत उस तरीके से नहीं कर पाते कि उत्तराखंड को ग्रीन बोनस मिले। उत्तराखंड में जो जो रोजगार हैं वो मतलब जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए उसके लिए हम लोगों को पैसा मिले, उसके लिए हम लोग कर पाए। कोई वकालत ही नहीं करता यहाँ पे। तो सिर्फ 5 साल आना, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल तुम खाओ, 5 साल हम खाते हैं, बस इसी तरह की राजनीति चल रही है। जनता के लिए कुछ काम करने की राजनीति यहाँ पर है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगी जब सुरेंद्र साहब की जब सरकार थी तो उन्होंने पहले साल में बहुत बड़ा समिट किया, पूरे देश से उन्होंने इन्वेस्टर्स बुलाए, इन्वेस्टर समिट हुआ। आप यकीन मानेंगे कि कई करोड़ रुपए उस इन्वेस्टर समिट में खर्च हो गए, उनका आना खाना रहना जो कुछ भी उसमें था, कई करोड़ रुपए खर्च हो गए। और हमें इन्वेस्टमेंट कितना मिला? जीरो, सिफर इन्वेस्टमेंट मिला। क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स जो आए हुए थे बाहर से, उन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड की सड़कें नहीं हैं, उत्तराखंड में डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है, हम अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ पर क्यों लगाएं? आप इस बात का जवाब दे दीजिए। कितना बड़ा मतलब मैं कहती हूँ कि थप्पड़ मार के वो उत्तराखंड की सरकार के ऊपर गए। आप लोग हमें बुला रहे हैं और आपके पास ना सड़कें हैं, ना आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। आपके जो लड़के हैं जो यहाँ के जो मतलब जो ITIs वगैरह जो होते हैं, पॉलिटेक्निक्स जो होती हैं, उसमें इतनी लचर पढ़ाई होती है कि वहां से जो फिटर, जो वेल्डर, जो इलेक्ट्रिशियंस जो निकलते हैं वो उतने कैपेबल नहीं है कि उनको इंडस्ट्रीज में लिया जा चुके। आप लोग बिल्कुल पढ़ाई का जो स्तर है वो बिल्कुल शून्य है। तो हम अपनी जो फैक्ट्रीज है वो उत्तराखंड में नहीं लगा सकते। और उत्तराखंड का जो इन्वेस्टर समिट था वो कई करोड़ रुपए नुकसान के बाद जीरो हो गया। तो ये उत्तराखंड की हालत है इस समय। यहाँ पे इन्वेस्टर्स आना ही नहीं चाहते क्योंकि हम उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दे पाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी मतलब ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं उत्तराखंड में कि हमें बहुत मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसको बोलते हैं ना, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। आप करना ही नहीं चाहते, आपको 5 साल बस किस तरह टाल मटोल करके आपको निकालना है, वही उत्तराखंड में पिछले 20 साल से हो रहा है। फंड रेजिंग स्ट्रेटजीज किस प्रकार की चल रही है अभी भी? क्या मतलब ये सिर्फ क्राउड फंडिंग से रिलाय करना मतलब थोड़ा स्लो होगा, मतलब काफी धीरे से इकट्ठा होगा? तो फंड रेजिंग के लिए क्या क्या नई स्ट्रेटजीज अपना रही है आप उत्तराखंड यूनिट?
देखिए, अभी फंड रेजिंग के लिए हम लोगों को कुछ स्लिप्स मिली हैं, मतलब कुछ उसमें 500 रुपए की रसीदें हैं, तो वो हम लोगों, जैसे कोई भी वॉलंटियर उसको ले लेता है, उसको नाम लिखा दिया जाता है कि भाई मैं 4 रसीदें लेके जा रहा हूँ, मैं 2 रसीदें लेके जा रहा हूँ। तो हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने लोगों से उन 500 की रसीदों को हम लोग कटवाते हैं, उसके बाद वो पार्टी में वो पैसा हमारा जमा होता है। उसके अलावा ईसीएस फॉर्म्स हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, जो जिसकी जैसे जेब अलाउ करती है, वो ईसीएस भी हम लोग पार्टी को देते हैं, और उसी से अभी पार्टी का जो ऑफिस का खर्चा है या जो दूसरे मोटे खर्चे वो चलते हैं। बाकी आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो अपना पेट्रोल, अपनी गाड़ी, अपना वो अपने आप खर्च कर रहे हैं, और जो हमारे प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं वो अपने पोस्टर्स, अपने बैनर्स, अपने होर्डिंग्स वो अपने हिसाब से खर्च करते हैं। तो अभी तो इस तरह का है, लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, क्राउड फंडिंग और फंड रेजिंग टीम्स भी हमारी और ज्यादा बनेंगी, और मुझे लगता है कि और ज्यादा पैसा हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे। एनआरआईज को और ज्यादा इन्वॉल्व करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी है आप उत्तराखंड की? पंजाब यूनिट ने तो बखूबी यूज किया था एनआरआईज के नेटवर्क्स को, खासकर कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया से हजारों की तादाद में लोगों को इन्वॉल्व किया था। आप उत्तराखंड भी इन्वॉल्व करेगी? देखिए, 100% हम लोगों को अपना एक एक व्यक्ति, चाहे वो इंडिया से बाहर है, चाहे वो इंडिया के किसी भी कॉर्नर में रहता है, हमें उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग पंजाब का चुनाव, यूपी का चुनाव और उत्तराखंड का चुनाव, 3 चुनाव हम लोग एक साथ लड़ रहे हैं, और एक ही लगभग 4-5 दिन के अंदर में ही वोटिंग होती है। तो अब ये तीनों चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 3 स्टेट में चुनाव लड़ते हैं। तो पंजाब के जो वॉलंटियर्स हैं, एनआरआईज, वो पंजाब में काम करेंगे। उत्तराखंड के जो एनआरआईज हैं उनको उत्तराखंड में काम दिया जाएगा, बिल्कुल। जैसे अब अगर मैं बात करूं, आप ही की बात करूं, और हमारे जो कुछ लोग जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गए। वो लोग वहां से फंड भी रेज करेंगे, वो लोग वहां से सोशल मीडिया भी संभालेंगे, और अगर कोरोना की जो सिचुएशन है वो ठीक ठाक रही तो मुझे लगता है वो कुछ टाइम के लिए उत्तराखंड आकर काम भी करेंगे। तो धीरे धीरे सबका इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है पार्टी की, हम लोग अपने एक भी वॉलंटियर नहीं छोड़ सकते। और ये तो इतना बड़ा समुद्र है कि इसमें तो हर चीज की, हर व्यक्ति की आहुति जरूरी है। आप ये समझ लीजिए कि हम लोग इस समय एक राम सेतु का निर्माण कर रहे हैं लंका को फतह करने के लिए, उसमें हमें एक एक गिलहरी की जरूरत है। समझ गए जी। थोड़ा कंक्लूड करने से पहले अगर आपका कोई मैसेज हो पार्टी लीडरशिप के लिए, या फिर कोई कोई की सजेशन हो कि मतलब पार्टी किस तरह से अपने आप को उत्तराखंड में तब्दील कर सके, कोई नियर टर्म सजेशंस हो तो मतलब बताइए। देखिए, अगर मैं उत्तराखंड की, पर्टिकुलरली अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, तो उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्तराखंड जो है वो महिलाओं का बनाया हुआ प्रदेश है, और महिलाएं वहां पर सड़कों पर दरातियां लेकर निकली है, रैलियां उन्होंने निकाली है। मतलब अगर आप उत्तराखंड का इतिहास देखेंगे, उत्तराखंड बना कैसे, तो आप बिल्कुल इस बात को मानेंगे कि उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट किया उत्तराखंड को बनाने के लिए, वो महिलाओं के द्वारा किया गया। रामपुर कांड उत्तराखंड के अध्याय का ऐसा काला पृष्ठ है जहां पर महिलाओं ने अपनी जान दी, जहां पर महिलाओं ने अपनी अस्मत की बाजियां लगाई। मतलब ये मतलब बहुत इमोशनल है हम लोगों के लिए, और खासतौर पर महिलाओं के लिए, कि महिलाओं ने अपनी इज्जत कुर्बान करी है उत्तराखंड को पाने के लिए। तो इमोशनली महिलाएं जो हैं वो उत्तराखंड से बहुत जुड़ी हुई हैं, उत्तराखंड की पॉलिटिक्स से बहुत जुड़ी हुई है, और बहुत अवेयर भी हैं यहाँ की महिलाएं। तो मैं समझती हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में महिलाओं को और ज्यादा लीडरशिप में लेकर आए तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बहुत मतलब फायदा होगा। और मैं अपील करती हूँ कि अच्छी महिलाएं जो पॉलिटिक्स में जरूर आए, और आम आदमी पार्टी एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए। हमारी पार्टी में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, मैं खुद इस बात को कहना चाहूंगी, बहुत सम्मान हमारे यहाँ महिलाओं को मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आम आदमी पार्टी में आना चाहिए, अच्छी लीडरशिप में आना चाहिए, और अपने प्रदेश के लिए काम करना चाहिए। और जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है उनको भी उत्तराखंड को खासतौर पर देखते हुए कि यह महिलाओं का बनाया हुआ प्रदेश है, यहाँ पर महिलाओं को और ज्यादा लीडरशिप में लेकर आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को होगा जब ज्यादा से ज्यादा महिला लीडर्स आम आदमी पार्टी की तरफ से निकलकर सड़कों पर महिलाओं के बीच में जाएंगी। जी,
बहुत अच्छा होगा अगर हम महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं दिल्ली में हम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, जैसे खासकर महिलाओं के लिए 100 नए गायनेकोलॉजी क्लिनिक्स बना रहे हैं, और फिर मतलब उनकी ट्रांसपोर्ट उनकी सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो मतलब अगर इन सब बातों को हम उत्तराखंड के महिलाओं के सामने भी रखें, जहाँ पे झाड़ी के पीछे आज भी डिलीवरी चल रही है, तो मतलब तो शायद और ताकत मिलेगी महिलाओं को जुड़ने में। देखिए, आप उत्तराखंड की स्थिति और दिल्ली की स्थिति को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। उत्तराखंड में तो स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी बदहाली है कि आप उसको मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि दिल्ली और उत्तराखंड में कितना अंतर है। दिल्ली में हम कह सकते हैं कि भाई अस्पतालों में भीड़ लगी है, पर एटलीस्ट वहाँ अस्पताल है तो सही। यहाँ पे तो हॉस्पिटल्स है ही नहीं। हॉस्पिटल्स के नाम पे खंडर खड़े हुए हैं। अगर हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग बना दी गई है तो भी वहां पे मशीनें हैं, ना वहां पे डॉक्टर्स हैं। आप यकीन मानेंगे कि सल्ट विधानसभा जहाँ पे अभी उपचुनाव हुआ है, जहाँ के जो विधायक हैं वो एक्सपायर हुए हैं, पूरी सल्ट विधानसभा में एक अल्ट्रासाउंड की मशीन तक नहीं है। कैन यू बिलीव कि एक अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है पूरी विधानसभा में? क्या हालत वहां की विधानसभा मतलब वहां की स्वास्थ्य सेवाओं की है। और ये खाली एक अकेली सल्ट विधानसभा नहीं, तमाम इस तरह की मतलब पहाड़ की विधानसभाएं तमाम इस तरह की हैं। तो महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का देना आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत मतलब पॉजिटिव चीज है कि महिलाओं को हम लोग समझाने में कामयाब हो पाए कि आम आदमी पार्टी आएगी तो स्वास्थ्य सेवाएं जैसे दिल्ली में हमने दुरुस्त की है वहां पर दी जाएगी। नियर आपके जो पड़ोस में है, आपके जो गांव है उसके आसपास मतलब छोटे क्लिनिक्स खोले जाएंगे जिसमें कि आप अपना चेकअप करा सकते हैं और आप अपनी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनको आप वहां पर दिखा सकते हैं। बड़ी कोई समस्या आएगी तब आपको आगे रेफर किया जाएगा। और इस बात को जितनी अच्छी तरह से महिला वॉलंटियर्स या महिला लीडर्स जाकर महिलाओं को समझा सकती हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है उतनी अच्छी तरह से पुरुष मतलब वो कनेक्टिविटी महिलाओं के साथ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि महिलाओं के साथ ज्यादा बेटर तरीके से कनेक्ट होकर और जो स्वास्थ्य के बारे में हो ज्यादा बेटर तरीके से उनको समझा सकती हैं, उतना पुरुष वॉलंटियर्स नहीं समझा पाएंगे। तो आम आदमी पार्टी को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, हमारे आला कमान को, हमारे बड़े लीडर्स को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा महिला वॉलंटियर्स तैयार किए जाएं और ज्यादा से ज्यादा महिला लीडर्स यहाँ पर तैयार किए जाएं ताकि वो क्षेत्रों में निकले और महिलाओं को इस बात को समझाने में कामयाब हो कि आपके लिए स्वास्थ्य सेवाएं की जाएंगी। तो ताकि वो वैसी बात है कि हम लोगों ने दिल्ली में करके दिखाया है तो हम उत्तराखंड में भी कर सकते हैं और ये बात हम लोग विश्वास दिला पाएंगे तो ऑब्वियसली महिलाएं हमारी तरफ जरूर आएंगी और आम आदमी पार्टी को वोट करेंगी। जी, जी, बहुत अच्छा सजेशन है ये, और फिर उम्मीद करते हैं कि मतलब ये आवाज भी पार्टी के लीडरशिप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उमा जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। एनआरआई कम्युनिटी से कुछ भी किसी भी तरह की सहायता चाहिए हो आपके पार्टी के आने वाले कैंपेन्स के लिए तो जरूर हमें इन्वॉल्व करिएगा। बहुत खुशी होगी आप उत्तराखंड को भी के साथ काम करने के लिए। देखिए, मैं तो अगर आपसे या पूरी जो कम्युनिटी जितने मेरे भाई अभी जिन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं या ये जो मेरा मतलब देख रहे हैं मुझे, मैं आप लोगों से सिंपली सिर्फ 2 चीजों की मैं पहल चाहूंगी। सबसे पहला है कि देखिए कोविड टाइम इस समय है, लॉकडाउन लग चुका है 1 हफ्ते के लिए और हम लोग घर के अंदर बंद हैं। हम लोग सिर्फ फोन पे ही लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। कोई बेड मांग रहा है, कोई प्लाज्मा। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो पीछे कितने सारे मैसेजेस इस समय मतलब मेरे को बार बार स्नैपचैट पे और उसमें मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि बेड नहीं मिल रहा, प्लाज्मा नहीं मिल रहा। तो हम लोग मतलब आप समझ पा रहे हैं कि पूरा लॉकडाउन की स्थिति दोबारा से आ चुकी है। तो सोशल मीडिया को मजबूत करना हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसके लिए मेरे जो एनआरआई वॉलंटियर्स हैं वो लोग बहुत हेल्प कर सकते हैं सोशल मीडिया आम आदमी पार्टी का मजबूत करने में। तो ये हेल्प अब मैं आप चाहती हूँ कि आप लोग करें बिल्कुल, और कि सोशल मीडिया को आप मजबूत करें उत्तराखंड में, क्योंकि हमारे पास ना तो उस तरह के मतलब वॉलंटियर हैं हमारे गांव में जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे हमारे पास हो। कनेक्टिविटी नहीं है, डिजिटल हमारे यहाँ है नहीं, हमारे यहाँ पहाड़ों पे सिग्नल्स नहीं आते हैं फोन के, तो सोशल मीडिया तो वहाँ चलता ही नहीं है। तो ये स्थिति है। तो आप लोग इसमें जो हेल्प कर सकते हैं वो आप प्लीज जरूर कीजिए। तो मुझे लगता है कि इस समय आने वाला जो चुनाव है 5-6 महीने बाद मुझे लगता है फोन के द्वारा ही जीता जाएगा, क्योंकि जो स्थिति कोरोना की लॉकडाउन के आसार है पूरे। तो आप लोग प्लीज सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी की हेल्प कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उमा जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू, धन्यवाद जी।